हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड सेफ. सो गाइस, आज की क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, एंड टुडे वी विल बी रिवाइजिंग द चैप्टर ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. And this chapter is equally important for CS professional students as well as CS executive students. ठीक है, CS professional old syllabus students and CS executive new syllabus students appearing in group 2. ठीक है. सो गाइस, पहले ही स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन आपको दूंगा ड्यूरिंग द क्लास, तो आपको प्लीज कॉपी पेन खोल के बैठना है और साथ साथ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. अगर आपको लगता है कि नहीं एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो प्लीज इस क्लास को मत देखिएगा, बिकॉज उस केस में यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल क्लास. सो डेफिनेटली रिवीजन कराते समय बीच बीच में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा. अगर आप चाहते हो कि आपका इस क्लास के वजह से कुछ बेनिफिट हो, तो आपने वो क्वेश्चन मेरे साथ ही अटेम्प्ट करने हैं. क्लियर है? सो दैट आपको खुद लगेगा कि यस, मुझे भी अब आता है ये चैप्टर. क्लियर है? और आप सबको मालूम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की वेटेज जो है प्रोफेशनल एज वेल एज एग्जीक्यूटिव में काफी अच्छी है. तो प्लीज मेक श्योर कि क्लास को आप बहुत अच्छे से देखोगे. क्लियर है? और वन गो में देखोगे. समय नहीं है तो प्लीज सेव कर लीजिए क्लास को, तभी देखिएगा जब आपके पास समय हो. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. चलो जी, एक बार सभी को वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. क्लास स्टार्ट हो चुकी है अब. ठीक है जी, आपको स्क्रीन विजिबल है बेटा सबको? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, क्या मैं ये मान के चलूं कि मेरे बच्चों को वर्किंग कैपिटल आता है? बिकॉज अगर हम ऐसा कुछ परसेप्शन लेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट. ठीक है ना? और अगर मैं ये मान के चलूंगा कि नहीं मेरे बच्चों को कुछ नहीं आता, तो डेफिनेटली फिर उस केस के अंदर क्या होगा पता है ना? फिर उस केस में आपको लगेगा कि नहीं, हमारा अब 20 दिन रह गए पेपर को और हमारे को ये चैप्टर भी नहीं आता. ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने सबको, मैं आज ना मैं एक चीज सोच कर आया था. सब अपना चैट बॉक्स ऑन करके रखेंगे और अपने आप को म्यूट रखेंगे. ठीक है? सो एवरीबडी नीड टू आंसर ऑन द चैट बॉक्स. ठीक है? जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एंड आई विल बी आस्किंग यू वन वर्ड क्वेश्चन. आपने जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर जो होगा वो वन वर्ड में ही होगा बस. ठीक है? सो आपको अपनी चैट बॉक्स पे लिखना सब कुछ. ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऑन द टॉप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ठीक है? जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा प्लीज सब कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की, बट नॉट वर्बली यूजिंग योर चैट बॉक्स. ठीक है? चलिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप सबको याद होगा कि इसमें हम लोगों ने बेसिकली ये सीखा था कि किसी भी कंपनी के लिए अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स और लाइबिलिटीज को अगर मैनेज करना हो तो उसको वो किस तरह से मैनेज करती है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी कंपनी को अपने करंट एसेट्स या अपनी करंट लाइबिलिटीज को मैनेज करना हो, देन व्हाट इज द वे टू मैनेज इट्स करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. ठीक है ना? तो इसके लिए @123. अब थोड़ा सा बाहर जाओ प्लीज. थैंक यू. डोर क्लोज कर दो. ठीक है? तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सबसे पहले समझा था मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. मैंने कहा था वर्किंग कैपिटल एक ऐसा पैसा होता है जो आपको डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए होता है, नंबर वन. दूसरा, फिर मेरे से किसी ने पूछा कि सर एक बात बताओ, ये जो वर्किंग कैपिटल होता है, ये जो वर्किंग कैपिटल होता है सर, बस इतना बता दो हमारे को कि ये कितने तरह का होता है. तो आपको याद होगा इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ठीक है ना? एक तो हमने करा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के बेसिस पर, और एक हमने करा था ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो और आप असेट्स भी कह सकते हो. तो अगर मैं टाइम बेसिस पे करूंगा तो आपको याद होगा एक परमानेंट था और एक टेम्परेरी. परमानेंट का मतलब विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवर, टेम्परेरी का मतलब विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एंड जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो आपको याद होगा बेटा कि इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हम लोगों ने इसको ग्रॉस और नेट में डिवाइड किया था. ग्रॉस का मतलब सम ऑफ ऑल करंट एसेट्स और नेट का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्ग रन पीरियड. इसको हम फिक्स्ड फॉर्म भी बोलते हैं. और जो टेम्परेरी होती है उसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं. ठीक है बेटा? तो इस तरह से हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल का मीनिंग समझा था. ठीक है, वेरी गुड. तो कुछ बच्चे रेस कर रहे हैं अपने हैंड्स को, क्यों कर रहे हैं देख लेते हैं. ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं जरा। इसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी कंपनी में जो वर्किंग कैपिटल होती है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स। ठीक है ना, जब मैं पूछूंगा आपने तभी बताना बेटा। इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। और अगर हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इसके अंदर नेचर ऑफ योर बिजनेस इज द मेजर फैक्टर। मतलब आप किस तरह का काम कर रहे हैं, वेदर यू आर मैन्युफैक्चरर या यू आर सर्विस प्रोवाइडर या यू आर जस्ट अ ट्रेडर, लाइक दिस। सो फर्स्ट फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है दैट इज नेचर, नेचर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, और जिस तरह का नेचर होगा डेफिनेटली उस तरह की हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना बड़ा है, तो उसको हमने बोला था साइज ऑफ द बिजनेस। तो साइज ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा साइज जो है वो बड़ा है तो डेफिनेटली हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, और अगर हमारा साइज छोटा है तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है सर। इसके अलावा डिपेंड करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस फेज से निकल रही है। ठीक है ना, कौन से फेज से हमारी इकोनॉमी निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल का तो क्या मतलब है, अगर इकोनॉमी जो है सपोज करो इस समय अगर हम कहें कि हम लोग जो है बूम पीरियड में है, ठीक है ना, बूम पीरियड में है, तो इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर एवरीथिंग इज ऑन हाई, हाई नोट पे है। इसका मतलब डिमांड इज ऑन द टॉप, और जब डिमांड इज ऑन द टॉप डेफिनेटली प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम कहें कि इकोनॉमी जो है वो रिसेशन या डिप्रेशन में जा रही है तो डेफिनेटली वहां पे डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है सर। तो इसके अलावा हमने कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर बेस्ड था हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट वाज ऑपरेटिंग साइकिल। मैंने कहा था ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है बच्चे, ये वो पीरियड होता है जो कि फ्रॉम द डे ऑफ प्रिक्योरमेंट टिल रियलाइजेशन फ्रॉम दी डेटर्स, यानी कि प्रिक्योरमेंट से लेकर रियलाइजेशन तक का जो समय होता है हमारे पास, फ्रॉम प्रिक्योरमेंट टिल रियलाइजेशन। मैं रिपीट करूंगा, फ्रॉम प्रिक्योरमेंट टिल रियलाइजेशन, जितना भी हमें समय लगता है उसको हमने नाम दिया था ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है ना, एंड दिस ऑपरेटिंग साइकिल वी कैन कैलकुलेट इन द टर्म्स ऑफ डेज, मंथ, वीक, कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है सर। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो था वो था कि आप लोगों का सप्लाई कंडीशन क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। कहते हैं अगर मार्केट में सप्लाई कंडीशन मान लो वर्स्ट है, इसका मतलब आपको सामान रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पर फिर लोग क्या करते हैं, बल्क बाइंग करते हैं। ठीक है, ताकि फिर वो उसको स्टोरिंग करके चलेंगे, और ऐसे में उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अगर मार्केट में नॉर्मल सप्लाई कंडीशंस होंगी तो डेफिनेटली हमारे हिसाब से फिर हम लोगों को ज्यादा एक्सेस में बाय करने की जरूरत नहीं है, क्या फिर हम नॉर्मल तरीके से परचेजेस करेंगे। और जब आप परचेजेस नॉर्मल करोगे तो डेफिनेटली आपकी वर्किंग कैपिटल इन एनी केस ऑलवेज अंडर कंट्रोल रहेगी। ठीक है सर। सर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है। ठीक है ना, हमारी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, मतलब आप डेटर्स को लीनियंटली डील करते हो, यानी कि आप डेटर्स को इजी क्रेडिट्स देते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो दैट यू आर ऑफरिंग इजी क्रेडिट टू योर डेटर्स, तो डेफिनेटली आपका जो अमाउंट ऑफ डेटर होगा वो राइज करेगा, और जब डेटर का अमाउंट राइज करेगा करंट एसेट्स बढ़ेंगे, करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो भी राइज कर जाएगी। ठीक है सर। अब कुछ क्वेश्चन ना हमसे ऐसे पूछे जाते हैं कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने बोला जी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज, जब भी मैं वर्किंग कैपिटल बोलता हूं तो बेसिकली आई वांट टू से नेट वर्किंग कैपिटल, एंड एवरीबॉडी नोज ओवर हियर दैट नेट वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। लेट्स सी वो कौन कौन से हैं। पहला, अगर मैं ये कहूं कि किसी भी कंपनी में करंट एसेट्स का रिलेशन वर्किंग कैपिटल के साथ क्या है, चलो अब आपकी बारी है, बताओ वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट्स के साथ रिलेशन क्या है, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वेरी गुड, इट इज डायरेक्ट। इसका मतलब जितना हमारी कंपनी में करंट एसेट्स ज्यादा होंगे उतना हमारी कंपनी के अंदर, दिस इज गुड एक्चुअली, आई वांट कि आप चैट बॉक्स पे लिखें तो दैट इज मोर बेटर। ठीक है, वेरी गुड। तो करंट एसेट्स जो होगा वो डेफिनेटली जब जब ऊपर जाएगा हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ऊपर ही जाएगी। वेरी गुड। मेरा अगला क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि वर्किंग कैपिटल का करंट लायबिलिटीज के साथ रिलेशन क्या है, तो वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आपको, दैट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि आपने अगर पहला आंसर दे दिया तो आपको दूसरा आता है।
तो करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल डिक्लाइन कर जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा एक छोटा सा, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा जो कि शायद आपको इस चैप्टर में तो नहीं पूछेगा वो, बट यस वर्किंग कैपिटल का रिलेशन जब हम रेशियो एनालिसिस अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे बताना व्हाट विल बी द चेंज इन माय वर्किंग कैपिटल। अगर मैं ये कहूं कि मैंने स्टॉक परचेज करा, ठीक है ना, स्टॉक मैंने खरीदा है इन कैश, कैश में परचेज करा है, सो कैन यू टेल मी विल देयर बी एनी चेंज इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? आई एम बाइंग स्टॉक फॉर कैश, there will be no change. Very good, no change. Why no change? Because एक करंट एसेट्स आएगा, एक करंट एसेट चला जाएगा, तो डेफिनेटली हम यहां पे कह सकते हैं कि there will be no change in this working capital requirement. बहुत बढ़िया बच्चे। चलो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता था, वो ये कि फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल कैसे होनी चाहिए, ठीक है ना, फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल कैसी होनी चाहिए। तो आपको याद होगा जब भी हमसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डू वी फाइनेंस वर्किंग कैपिटल, तो मैंने आपसे हमेशा से कहा कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग जो होती है दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन the type of practice you are following, meaning thereby if you are following aggressive then definitely financing अलग तरीके से होगा, अगर आप कंजर्वेटिव हो तो अलग तरीके से होगा। कंजर्वेटिव को हम मॉडरेट भी बोलते हैं, ठीक है। एग्रेसिव, अच्छा कौन मुझे बताएगा कि अगर मैं ये कहूं कि मैं एग्रेसिवली काम करता हूं, एग्रेसिवली काम करता हूं, कैन यू टेल मी दैट एंटायर वर्किंग कैपिटल वेदर परमानेंट और टेम्परेरी, दोनों में से कोई भी वर्किंग कैपिटल हो, इट विल गेट फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फंडिंग्स? इफ यू आर एग्रेसिव, शॉर्ट टर्म क्यों मेरे बच्चे? बिकॉज आप जब एग्रेसिव होते हैं तो यू लव टू टेक रिस्क, राइट, यू लव टू टेक रिस्क, एंड व्हेन यू लव टू टेक रिस्क डेफिनेटली आप जब रिस्क ले रहे हो तो दैट मीन्स यू आर एग्रेसिव इन नेचर, आप एग्रेसिव हैं ना। कम ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कंजर्वेटिव। नाउ हु विल टेल मी कंजर्वेटिव के केस में व्हेन आई टॉक से अबाउट कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब द पर्सन टेकिंग रिस्क या पर्सन अवॉइडिंग रिस्क? हाँ जी, रिस्क ले रहा है, अवॉइड कर रहा है। अच्छा आप में से कौन बताएगा जब आप अवॉइड करने के मूड में होते हो तो आप अपनी वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग जो है वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कहां से कराओगे? देखो हमेशा एक बात याद रखना, कभी अगर आप इस तरह से कॉन्फिडेंटली आपने आंसर नहीं दिया जैसे, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं इसके अंदर क्या होता है। एक बात हमेशा मेरी याद रखना कि आपको जब भी दिमाग में एग्रेसिव आए तो रिस्क आना चाहिए, और जब रिस्क आएगा तो डेफिनेटली ऑब्लिगेशन से मतलब होता है इसका। तो अगर आप रिस्क ले रहे हो तो दैट मींस यू आर रेडी टू टेक द ऑब्लिगेशन, एंड वंस यू आर रेडी टू टेक द ऑब्लिगेशन दैट मींस यू आर फंडिंग, यू आर फाइनेंसिंग फ्रॉम द शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। और कंजर्वेटिव का मतलब तो यू आर अवॉइडिंग रिस्क, अवॉइडिंग रिस्क का मतलब यू डोंट वांट टू टेक risk. So when you don't want to take risk, you don't want to take obligation. When you don't want to take obligation, so you take obligation या try to defer it. हाँ, so when you say I am going to defer, so deferment of anything, that definitely इसका मतलब you are moving towards long term. आप किसकी ओर बढ़ रहे हो बेटा? Long term की ओर बढ़ रहे हो। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूँ? जल्दी जल्दी बोल देंगे फटाफट से। और एक आप लोगों ने पढ़ा था मैचिंग अप्रोच। मैचिंग अप्रोच अगर आपको याद हो तो इसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि यहां पर हम लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। सो परमानेंट शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म एंड टेम्परेरी शुड बी फाइनेंस्ड विद शॉर्ट टर्म। आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? सो दिस वाज माय फर्स्ट चैप्टर, जिसमें क्वेश्चन सुन लो क्या क्या आएंगे, जिस पर क्वेश्चन थ्योरी में क्या क्या पूछ सकता है वो, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल and the factors on which working capital is based, financing of working capital, types of policies या types of जो हम कंपनी फॉलो कर सकती है while financing of working capital, and what is operating cycle, that is more important, right? So right, next point जो हम पढ़ने जा रहे हैं that is operating cycle. तो ऊपर आपने हेडिंग डालनी है मेरे बच्चे, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल अभी अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले ही आपसे कहा था कि ऑपरेटिंग साइकिल इज नथिंग बट अ पीरियड।
अब ये पीरियड शुरू कहां से होता है बच्चे? फ्रॉम प्रोक्योरमेंट से, ठीक है जी, फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से। और कहां तक यूज होता है? टिल रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स। अब जितना ये पीरियड बड़ा होगा ना, डेफिनेटली उतनी साइकिल बड़ी होगी, और जितनी साइकिल बड़ी होगी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने आप बड़ी हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब किसी भी कंपनी के अंदर अगर मैं एज अ फाइनेंशियल मैनेजर अपॉइंट हो जाता हूं, ठीक है, या एज अ ट्रेजरी मैनेजर अपॉइंट हो जाता हूं, और कंपनी मुझसे एक्सपेक्ट करती है टू कंट्रोल वर्किंग कैपिटल, तो स्टेप नंबर 1 आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिड्यूस दिस ऑपरेटिंग साइकिल। मैं इस ऑपरेटिंग साइकिल को कम करने की कोशिश करूंगा। अब मुद्दा यह है कि आप ऑपरेटिंग साइकिल को कम कैसे करोगे? देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल को कम कैसे करना है और ये बड़ी कैसे है, उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। आई होप सो you are able to match my speed ना? हाँ ना, दिस इज रिविजन गोइंग ऑन, आई होप सो दिस इज ऑल डन नाउ। तो अभी तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है इट्स नथिंग लाइक, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। सो कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, सर जब हमें ऑपरेटिंग साइकिल निकालना होता है, आप सबको याद होगा, इसके अंदर वी हैव डन वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। कुछ कंपोनेंट्स को मिलाकर हम पढ़ते थे ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है ना, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते थे? एक आरएमसीपी आता था, एक डब्ल्यूआईपीसीपी आता था, एक आरपी आता था, रिसीवेबल पीरियड, और एक एफजीसीपी आता था, राइट। अगर मैं इन चारों को जोड़ दूंगा तो आई विल गेट माय ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। फ्रॉम दिस अगर मैं रिड्यूस कर दूं डेफरल पीरियड, अब यहां पे डेफरल पीरियड किसका होता था? लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, लैग इन पेमेंट ऑफ, लाइक जितना भी लैग आएगा डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। या सप्लायर ने अगर आपको कोई क्रेडिट ऑफर किया है, सप्लायर पीरियड, सो दिस इज ऑल टू बी रिड्यूस एंड देन यू विल गेट एनओसी। सो इन शॉर्ट, if somebody asks you in MCQ that how many components do we have in net operating cycle, तो कुल मिलाकर अगर मोटा मोटी तौर पे देखोगे तो we have total 5 components, ठीक है ना। 5 components में 4 जो है that is for gross operating cycle and 1 is for deferral period, that is to get net operating cycle. I hope so point is clear to everyone. So now अगर कोई कंपनी चाहती है कि अगर वो वर्किंग कैपिटल को कंट्रोल लगाना चाह रही है तो उसको अपनी वर्किंग कैपिटल को कम करना चाहिए, और वर्किंग कैपिटल कम करने के लिए क्या उसको अपनी साइकिल पे कंट्रोल लगाना चाहिए, और साइकिल पे कंट्रोल लगाने के लिए क्या उसको कंपोनेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं? सो अब हम 1 to 1 वन बाय वन बेसिस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट था आरएमसीपी। आई टोल्ड यू व्हाट इज आरएमसीपी। मैंने कहा आरएमसीपी इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स द पीरियड, ये एक ऐसा पीरियड है जितने समय के लिए यू स्टोर योर रॉ मटेरियल, ठीक है ना, द पीरियड फॉर विच यू कीप योर रॉ मटेरियल विद यू, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आरएमसीपी इज 2 days, तो इसका मतलब ये हो गया दैट कंपनी इज मेंटेनिंग अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कंजम्पशन पर डे। दिस इज व्हाट वी डिड एक्चुअली, ठीक है ना। सो इफ कंपनीज RMCP is 2 days, that means company is having the policy, and what is that policy? That every time कंपनी के स्टोर में 2 दिन की कंजम्पशन का रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा। क्लियर है या नहीं? इससे क्या होता है सर? इससे ये होता है कि टू मीट इमरजेंसीज, टू मीट कॉन्टिजेंसीज, हमारे पास एवरी टाइम कुछ ना कुछ स्टॉक पड़ा रहना चाहिए। तो अब यहां पर ये 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 month भी हो सकता है, 2 weeks भी हो सकता है, 6 month भी हो सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स कि कंपनी की मूवमेंट कैसी है। तो जिन कंपनीज को लगता है कि यार हमारा रॉ मटेरियल बहुत फास्ट मूविंग है, हमें फटाफट से माल चाहिए होता है, फटाफट से माल चाहिए होता है, कभी भी अचानक से, तो डेफिनेटली क्या वो यहां पर जो भी अपने पास स्टॉक मेंटेन करेंगे, क्या वो डेफिनेटली ज्यादा समय के लिए मेंटेन करेंगे। क्लियर है या नहीं? तो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, एज अ ट्रेजरी मैनेजर, वी नीड टू डिसाइड दैट व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम। ऑप्टिमम कितना होना चाहिए सो दैट ऐसा भी ना हो कि रॉ मटेरियल के अंदर बहुत सारा पैसा हमारा जो है वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है ना, और हम उस पैसे को फिर ताकि हम कहीं और भी यूटिलाइज कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है सर। सो अगर आपको ये समझ आ गया है तो अगर मैं यहां से सेकंड चैप्टर को भी कंटिन्यू कर सकता हूं फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। नाउ कैन यू टेल मी, अगर मुझे स्टॉक निकालना हो ऑफ रॉ मटेरियल, देन डेफिनेटली आई नीड टू गिव यू क्या? वेरी गुड। तो अगर मैं आपको कंजम्पशन दे दूं तो क्या आप उसको इंटू 2 करके, पहले आप उसको पर डे निकाल के इंटू 2 करके क्या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट कर लोगे? यस प्लीज। ठीक है। सो नाउ कंजम्पशन कैसे निकलता है वो देखने वाली बात है। तो आपको याद होगा कि कंजम्पशन डिपेंड हमेशा करेगा प्रोडक्शन पे। पहले तो हमेशा याद रखो
कंजम्पशन कितनी होगी, हम कितना कंज्यूम करेंगे, क्या ये प्रोडक्शन पे निर्भर करता है? सारे बोलेंगे ये किस पे निर्भर करेगा? और दूसरा ये निर्भर करता है इनपुट आउटपुट रेशो पे। आवाज मारो, दूसरा ये किस पे निर्भर करता है? इनपुट आउटपुट रेशो पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंकिता दास, वेरी गुड। सो नाउ यू टेल मी कि जिस कंपनी की प्रोडक्शन ज्यादा है और इनपुट आउटपुट रेशो ज्यादा है, क्या उसका कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा? और जब उसका कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा तो क्या बाय डिफॉल्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी क्या ज्यादा हो जाएगा? कम ऑन, जल्दी बोलो फटाफट से। नहीं बेटा, नहीं 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 समझ आया, बोलो मेरे बच्चे, बोलो। मेरे को नहीं लग रहा आपको समझ आया, आपको समझ आया? सच्ची बताओ। ठीक है, ठीक है, तो चलो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे रॉ मटेरियल स्टॉक निकाल के देंगे, ठीक है? एनुअल प्रोडक्शन लिखेंगे मेरे बच्चे, सारे बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, डरते हैं ये पढ़ाई से। लिखो 1,04,000 यूनिट्स, दिस इज माई एनुअल प्रोडक्शन। इनपुट आउटपुट रेशो 2:1, ठीक है बेटा? दिस इज माई इनपुट आउटपुट रेशो एंड माई RMCP is 4 weeks. चलो 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 शुरू हो जाओ भाई, अच्छे बच्चे हैं, जल्दी से करते हैं। समझ आए? कमॉन कमॉन, समझ आए? हाँ, हाँ जी, 800 आ गया सबका? हाँ, तो ये गलती पेपर में भी होनी है बेटे। कितना आ गया? 16,000। देखो, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? कंजम्पशन पर एनम, ठीक है ना? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल प्रोडक्शन इनटू इनपुट आउटपुट रेशियो, दैट इज 2,08,000। अच्छा, फिर उसके बाद हमें निकालना है कंजम्पशन पर वीक। क्यों निकालना है कंजम्पशन पर वीक मेरे बच्चे, कौन बताएगा? क्योंकि हमें RMCP गिवन है इन टर्म्स ऑफ वीक्स, तो डिवाइड बाय करेंगे हम 52। तो क्या ये 8,000 आ जाएगा? बोलो। तो ये कितना आएगा? 32,000 सबका आंसर आया? बोल नहीं रहे, आ गया सबका आंसर? ओह शिट, कितना आएगा? ये कितना आ रहा है? अच्छा अच्छा, ये 4 आएगा। ओ या आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओ या आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई होप सो डन। लॉक करूं? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको मुझे बताना है कि इन केस अगर मुझे वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड दिया होता है, तो यहां से हम क्या निकाल लेते थे? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है जी? क्या निकालते थे? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। असम्पशन ले लेते हैं, अगर कंपनी को लगता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड बनाने में उनको अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ लगता है बेटा, तो इसका मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा? 1 टाइम
वर्क कॉस्ट पर मंथ। आई होप सो डन। आप में से कौन बताएगा वर्क कॉस्ट निकालते समय जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय वर्क कॉस्ट पर यूनिट करते थे हम, और वर्क कॉस्ट निकालते समय अगर तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, नथिंग लाइक दैट, बट अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन मिसिंग है तो क्या करेंगे सर? मटीरियल, लेबर और ओवरहेड्स, तीन चीजें होती थी हमारे पास। तो हम प्रिज्यूम करते थे कि मटेरियल तो पूरा लग गया होगा और कन्वर्जन कॉस्ट, याद रखना लेबर और ओवरहेड्स के सम को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। क्या कन्वर्जन कॉस्ट जो होगी क्या वो 50% हम अज्यूम करते थे? लेकिन मेरा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में दिया ही होगा कि कन्वर्जन कॉस्ट लेनी 30% है, तो क्या आप लड़ाई करोगे? नहीं, लड़ लेना, लड़ लेना बेटे, क्या दिक्कत क्या है? लड़ लेना। नहीं लड़ेंगे? चलो बहुत बढ़िया, नहीं लड़े, नहीं लड़ना भी नहीं है ना। चलो अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लेना है हमें। लिखो एनुअल प्रोडक्शन 52,000 यूनिट्स, मटीरियल 100 रुपए पर यूनिट, लेबर 30 रुपए पर यूनिट, ओवरहेड्स 20 रुपए पर यूनिट, ठीक है, एंड द वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड 2 वीक्स। जस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 मिनट में करके दिखाइए फटाफट से, और थोड़ा स्पीड में करते रहिए जरा। तो मेरे ख्याल से आओ, कितना आंसर आया कोई बताएगा? 250 सबका आ गया, बहुत बढ़िया। शिवानी कैसी है? अच्छी हो सर, आप कैसे हो? हाँ मैं भी वही। अच्छा चलो अब देखो जरा, नेक्स्ट लिखेंगे जरा, उसके बाद नेक्स्ट लिखना है हमने सबने एफजीसीपी बेटा, ठीक है ना, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। मैंने आपसे क्या कहा था कि फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड अगर मान लो 1 वीक दिया हुआ है लेट्स से, तो इसका मतलब कंपनी के पास स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है विच इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर वीक, ठीक है ना, यही मैंने बोला था ना आपको, 1 इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर वीक, ठीक है जी। अब एक बच्चे ने पूछा सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? तो बेटा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बनाई होंगी मल्टीप्लाइड बाय कर देना मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स सारा। लेकिन मैंने इसमें बताया था कि ओवरहेड्स में ध्यान रखना, सेलिंग ओवरहेड्स मत लेना बेटा। कुछ याद आ रहा है हमें ऐसा? हाँ तो लिखना जरा एक बारी, लिखो जरा। मान लो कंपनी का एफजीसीपी दिया हुआ है 1 मंथ, ठीक है, और मटेरियल दिया हुआ है 100 रुपए, लेबर दिया हुआ है 30, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 20, और इसमें इंक्लूडिंग 5 रुपए डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है, और सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है 30, ठीक है जी। आपको ये सब दिया हुआ है, और आपको ये भी दिया हुआ है की और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपने मेरे को निकाल के देना है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा इस बैच के अंदर इस समय कोई अमन सैनी है? एनीबडी अमन सैनी इन दिस बैच? सर इस क्वेश्चन में यूनिट तो दी नहीं आपने। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस लिख लो, 24,000, ठीक है जल्दी करेंगे।
क्या किसी का आंसर आया बेटा? अच्छा बस मुझे इतना बता दो, जब आप प्रोडक्शन, ये आवाज कहां से आ रही है यार? हर्ष क्या कर रहा है यार ये? हाँ जी, एक बारी मुझे बस इतना बता दो कि जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट लोगे, हाँ जी, जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट लोगे तो ओ कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी से? हाँ तो क्या सबको बंद कर दूं? ये डिस्टरबेंस मेरे मेरे लैपटॉप में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आप प्लीज चैट बॉक्स से बात करेंगे मेरे साथ, ठीक है ना? आप बस मुझे इतना बता दो, क्या सेलिंग ओवरहेड आएगा या नहीं आएगा? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से, सेलिंग ओवरहेड क्या आएगा या नहीं आएगा? जल्दी जल्दी से। फिनिश गुड्स की स्टॉक की वैल्यू निकालते समय क्या हमें सेलिंग ओवरहेड लेना है? यस और नो? कम ऑन, नो, वेरी गुड। और फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्योंकि यहाँ पे 20 दिया हुआ था विच इज इंक्लूडिंग 5 रुपीज एज डेप्रिसिएशन, तो फैक्ट्री ओवरहेड पूरा 20 लेंगे या हम लोग 15 रुपए लेंगे? फटाफट से फास्ट, 15 रुपए लेंगे, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हम 145 रुपीज लेंगे, ठीक है? अगर 145 रुपीज लेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 24,000 है, इनटू में एफजीसीपी क्योंकि 1 मंथ है, और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस वैसे मैंने बताया नहीं है, अगर आप इसको पर एनम अज्यूम कर रहे हो तो इनटू 1/12 कर देंगे हम। और अगर किसी बच्चे ने इसको पर मंथ ही अज्यूम कर लिया था और अगर डिवाइड बाय 12 नहीं करा तो इट्स ओके, फाइन, नो इशू। पेपर में वैसे बताया जाएगा कि वो पर मंथ है या पर एनम है, मैंने लिखा नहीं था तो आपको कुछ भी अजम्पशन से करना था, बट कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। आई होप सो पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या मैं मूव कर सकता हूं आगे बेटा? सिर्फ यस सर और नो सर में बोल दो। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना सबने। अगर मान लो हम लोगों को रिसीवेबल पीरियड दिया हुआ है लेट्स से 2 वीक्स, तो आपको याद होगा फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ रिसीवेबल पीरियड वी यूज टू कैलकुलेट डेटर्स। अब डेटर्स को निकालने के लिए हमेशा मैंने 2 मेथड बताए थे, एक टोटल अप्रोच होती है, एक कॉस्ट अप्रोच होती है, ठीक है जी? अगर आप टोटल अप्रोच यानी कि अगर आप सेल प्राइस अप्रोच पे जा रहे हो तो फिर अगर आपको याद हो तो हम लोगों को इस तरह से बताया गया था कि अगर मान लो आरपी दिया हुआ है लेट्स से 2 वीक्स, तो इसका मतलब डेटर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेल्स पर वीक, ठीक है बेटा? अच्छा, और अगर इसको हम कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं और आरपी इज गिवन एज 2 वीक्स, तो डेटर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स पर वीक, ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने डेटर्स को कैलकुलेट करना सीखा था। फर्क सिर्फ इतना ही है बच्चे, अगर सेल पर वीक निकाल रहे हो फिर तो सेलिंग प्राइस यूज कर लेना, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे हो तो आपको बताया गया था कि आपको इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी ले लेने हैं। हाँ, अगर आप इसको कैश बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो तो अगेन डेप्रिसिएशन को आप इग्नोर कर देंगे, फिनिश गुड्स का स्टॉक निकालते समय भी एज वेल एज डेटर्स भी कैलकुलेट करते समय यू विल सिंपली इग्नोर डेप्रिसिएशन। आई होप सो पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? कम ऑन, चलो बहुत बढ़िया। नाउ गिविंग यू द अनदर क्वेश्चन। नाउ ध्यान से देखना जरा, मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, आप सबने ये क्वेश्चन सॉल्व करके देना है। सपोज करो कंपनी का आरपी दिया हुआ है 2 वीक्स, ठीक है जी? कंपनी का आरपी दिया हुआ है 2 वीक्स, रिसीवेबल पीरियड इज गिवन एज 2 वीक्स। तो अच्छा, एकता ने पूछा है क्या सर इसमें सेलिंग ओवरहेड लेंगे? किस में बेटा? डेटर्स में ना, बिल्कुल लेंगे। डेटर्स की वैल्यूएशन करते समय अगर आरपी 2 वीक्स है तो डेटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, हम लोग वर्ड यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पर वीक। अब कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ एक ही फर्क होता है और वो होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल ले रहे हो दैट मींस यू आर टेकिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, ठीक है जी? ठीक है सर, हाँ बहुत बढ़िया। ये एक पॉइंट मैं अभी आगे जाके बताने वाला था, वो ये कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा क्रेडिट सेल 75% है तो आपने बस कुछ नहीं करना, इतना लिखने के बाद आगे 75% कर देना बस, ठीक है ना? तो बस ये ध्यान रखना है कि जितना भी हमारा क्रेडिट सेल का रेशो होगा वो इसके आगे लग जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गीतिका सही है, एकता बिल्कुल सही है, ठीक है? चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप फटाफट से लिखेंगे। मटेरियल 100 रुपए, लेबर 30 रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड 20 रुपए,
सेलिंग ओवरहेड्स हमें दिया हुआ है 10 रुपए, ठीक है बेटा, और हमारी कंपनी की क्रेडिट सेल्स जो है वो 70% है, और कंपनी की टोटल सेल्स जो है वो है 52,000 यूनिट्स, ठीक है जी, और कंपनी का आरपी है 2 वीक्स। फटाफट से मुझे डेटर्स निकाल के दिखा दो एट कॉस्ट बेसिस, फास्ट। कोई बताना चाहेगा आंसर इसका? सबका आंसर आ गया 2,24,000, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। चलो जी, सो वी आर मूविंग अहेड नाउ। सो मेरे ख्याल से ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालना तो तुम्हें आ गया यार, क्या दिक्कत क्या है इसमें? फिर तुम ऐसे ही रोते रहते हो, हैं टेंशन हो ली है, हमारे को पता नहीं ज्यादा, डर लग रहा है। बेटा डर नहीं, आप ग्रुप बना लो, 2-2 3-3 बच्चे आपस में, और एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स पूछो, और देखो कितनी जल्दी जल्दी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे। अभी मेरा अगला जो क्वेश्चन था वो था डेफरल पीरियड का। डेफरल पीरियड में आपको याद होगा या तो सप्लायर क्रेडिट पीरियड दिया होगा, या आपको लैग इन वेजेस दिया होगा, ठीक है जी, या फिर आपको लैग इन ओवरहेड्स दिया होगा। तो आपको इन सबको यूज करना है और आपको निकालना है आउटस्टैंडिंग, यहां पे निकलेगा क्रेडिटर्स, यहां से निकलेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है जी, और यहां से निकलेंगे आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना होगा, ठीक है सर, बिल्कुल सर, कैलकुलेट हो जाएगा हमसे। कैसे होगा आइए देख लेते हैं। इफ आई आस्क यू समथिंग दैट सप्लायर पीरियड दिया हुआ है 2 वीक्स का, तो आपको याद होगा यहां पर हम क्या लिखते थे कि क्रेडिटर विल बी ट्वाइस ऑफ क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिटर विल बी ट्वाइस ऑफ क्रेडिट परचेजेस पर वीक, सिंपल, खत्म हो गया ये, ठीक है सर। अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है 1 मंथ का, तो इसका मतलब क्या होता था दैट आउटस्टैंडिंग सॉरी लैग इन वेजेस अगर 1 मंथ है, सॉरी अगर लैग इन वेजेस 1 मंथ है, तो हम क्या पढ़ते थे आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी वन टाइम जो भी हमारा वेज बिल होगा पर मंथ, बहुत बढ़िया। और अगर मैं बोलूं कि मेरे आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स या लैग इन ओवरहेड्स दिया हुआ है फॉर लेट्स से 2 मंथ्स, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स विल बी ट्वाइस ऑफ जो भी मेरा ओवरहेड बिल होगा पर मंथ। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। बस यहां पर ना अगर आपको याद हो तो आप एक जगह फंसते थे, वो मैं आपको याद करा देता हूं, और वो था यहां पर परचेजेस। यहां पे मैंने आपको कुछ लिखवाया था, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना कि जिन क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता, तो वहां पर कंजम्पशन एंड परचेजेस बोथ आर सेम, ठीक है ना, कंजम्पशन एंड परचेजेस बोथ आर सेम। और ये कब होता था? जब भी कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी होती थी तो हम ये अजम्पशन ले लेते थे। अजम्पशन क्या लेते थे? दैट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ आर सेम। लेकिन अगर आपको याद हो कि अगर कोई न्यू कंपनी का क्वेश्चन आ जाए, वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें इस लेवल पे क्वेश्चन आएगा, तो बस ध्यान रखना वहां पर ओपनिंग तो इन एनी केस निल ही होगा। अगर क्लोजिंग भी निल हो जाए फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो क्या फिर मैं यहां पे फिर से लिख सकता हूं कंजम्पशन एंड परचेजेस बोथ आर सेम। अदरवाइज आपको याद होगा परचेज कितना होगा वो हम निकालते थे कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग, ठीक है ना। अब इस पर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन कराया तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपका डर जो है वो चला जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे जरा सारे, सबने लिखना है यहां पर। नोट मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा बच्चे, ठीक है ना, ये सब नोट कर लिया होगा आपने। चलो जी, ओके फाइन। तो अब आपने सबने लिखना है यहां पर। आई एम गिविंग यू सिचुएशंस। सपोज करो कि कंपनी का प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, 52,000 पर एनम। 52,000 पर एनम इज द कंपनीज प्रोडक्शन, और कंपनी का आरएमसीपी भी दिया हुआ है, ठीक है, ये रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड दिया हुआ है 2 वीक्स का।
ठीक है, इनपुट आउटपुट रेशो दिया हुआ है 1:1। सप्लायर पीरियड दिया हुआ है 4 वीक्स का। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। और अगर मैं ये कहूं कि ये कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, और केस 2 अगर ये न्यू कंपनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको न्यू कंपनी का केस पेपर में चांसेस थोड़े कम है। तो एग्जिस्टिंग वाले में आपको एक परसेप्शन दिया गया था, आपको याद होगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज सेम एज ओपनिंग स्टॉक, ये मैंने लिखवाया था, आप चेक कर सकते हो। और जहां आप ये परसेप्शन ले लोगे तो कंजम्पशन एंड परचेजेस बोथ आर सेम, ये ध्यान रख लो। कंजम्पशन एंड परचेजेस बोथ आर सेम, ये आप ध्यान से अपने दिमाग में बांध लो। ठीक है सर। और क्योंकि ये दोनों सेम हो गई तो फिर आपको कुछ नहीं करना, कंजम्पशन तो आप निकाल ही लोगे, प्रोडक्शन इनटू इनपुट आउटपुट रेशो, वही परचेज हो जाएगी। तो ऐसे में क्योंकि ये दोनों सेम है तो रॉ मटेरियल का स्टॉक निकालते समय और क्रेडिटर निकालते समय, क्या दोनों को ही निकालते समय क्या हम सेम ही फिगर ले रहे होंगे? देखो कैसे। कंजम्पशन कितनी आएगी सर? 52,000 इंटू इनपुट आउटपुट रेशो 52 ही आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोले आप तो। अच्छा, परचेज कितनी होगी? क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनी है तो वी आर प्रिज्यूमिंग बोथ आर सेम। क्या करा? कितना हो गया? खुश, तसल्ली है कि नहीं ये बता दे। सेटिस्फाइड? आर यू सेटिस्फाइड? सिंपल। ठीक है। सो कंजम्पशन एंड परचेज बोथ आर सेम। तो यहां पे रॉ मटेरियल स्टॉक आपने कैसे निकालना है? ट्वाइस ऑफ। जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो यहां कंजम्पशन लिखते हैं और क्रेडिटर निकालते समय हम लिखते हैं परचेज। लेकिन क्योंकि यहां पर कंजम्पशन एंड परचेज बोथ आर टेकन एज सेम, तो ट्वाइस ऑफ 52,000 डिवाइड बाय 52, और यहां पर भी ट्वाइस ऑफ 52,000 डिवाइड बाय 52। आपको प्लीज समझ आ रहा है तो मेरे को पहले ओके करके दो जल्दी से। अगर समझ आ रहा है यस 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 जल्दी जल्दी लिखो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। एग्जिस्टिंग कंपनीज का केस अगर आपको पल्ले पड़ रहा है तो प्लीज यस करके लिख दीजिए कि मुझे समझ आ गया है, सो दैट मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर हमेशा हम एक परसेप्शन ले लेते थे, और परसेप्शन ये होता था कि हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ आर सेम। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना हमें क्लोजिंग में चाहिए क्या उतना ओपनिंग में पड़ा होगा। ऐसे में जो हम खरीदेंगे क्या वो सारा कंज्यूम हो जाएगा। नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कहां पे करेंगे? हाँ 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 सॉरी, यहां 4 से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से ये मुद्दा आपको समझ आ गया है, बिल्कुल सही है। तो चलो अब बढ़ते हैं उस कंपनी के लिए जो न्यू कंपनी है। मान लो सेम क्वेश्चन न्यू कंपनी का आ जाता, तो सर अब क्या करते हम? अगर सेम क्वेश्चन न्यू कंपनी का आ जाता ना, तो मैं यहां पर 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड करता इसको, और मैं जब 2 पार्ट में डिवाइड करता ना तो मैं फिर से कैसे करता, ध्यान से देखेंगे। क्योंकि आरएमसीपी दिया हुआ है 2 वीक्स और सप्लायर पीरियड दिया हुआ है 4 वीक्स, इंग्लिश में हमेशा वही लिखूंगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कंजम्पशन पर वीक, और यहां मैं हमेशा लिखूंगा क्रेडिटर इज इक्वल टू 4 टाइम परचेज। बेटा ये इंग्लिश मारनी जिसने सीख लिया उसके लिए दिक्कत खत्म। अगर आपको ये नहीं आया तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना हमारे को डिजायर्ड है क्लोजिंग में? तो ट्वाइस ऑफ कंजम्पशन। अब कंजम्पशन तो हमने पहले निकाला हुआ है 52,000, ठीक है ना। तो 52,000 डिवाइड बाय 52, तो ये तो काम खत्म हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया यहां पर दैट इज 2,000। ठीक है सर। लेकिन आप में से कोई मुझे बताएगा जब मैं यहां निकालूंगा तो परचेज चाहिए होगी, और परचेज का फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 52। बस इतना बता दो, कंजम्पशन 52,000 निकली हुई थी और क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, क्या ये अभी अभी निकाला मैंने? डिवाइड बाय 52 कर दो।
अब फटाफट से मुझे ओके कर दो अगर आपको समझ आ गया है तो। जल्दी जल्दी से ओके करेंगे अगर पल्ले पड़ गया है तो। हाँ हाँ, ठीक है जी। आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, एवरीवन नीड टू ट्राई दिस क्वेश्चन। लिखो जरा। आरएमसीपी दिया हुआ है, आरएमसीपी दिया हुआ है 2 वीक्स, सप्लायर पीरियड दिया हुआ है लेट्स से 1 वीक, प्रोडक्शन दिया हुआ है 52,000 यूनिट्स, इनपुट आउटपुट 2:1, ठीक है जी। इनपुट आउटपुट इज 2:1 एंड देन आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये न्यू कंपनी है बेटा, ठीक है। मुझे फटाफट से स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्रेडिटर्स जल्दी जल्दी निकाल दो। हाँ जी, तो सबका आंसर 4000 एंड 2077 सबका यही आया है, तो मेरे ख्याल से चेक करने की फिर जरूरत लग नहीं रही मुझे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक बार बता दो प्लीज। अरे लल्लुओ, पहले मुझे बताओ, प्रोडक्शन दी हुई है 52,000, इनपुट आउटपुट रेशो दी हुई है 2:1, तो कंजम्पशन कितनी निकलेगी ये बताओ। 1,04,000। अब ये तो नहीं बताना ना 1,04,000 कैसे आया, नहीं ये नहीं बताना, ये तो आ गया हमें। 1,04,000 मेरी कंजम्पशन आ गई। अच्छा अब मुझे बताओ, कंजम्पशन आ गई तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो निकाल लोगे ना बेटा, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा ये बता दो मुझे। आप कह रहे हो सर हमारा ना आरएमसीपी दिया हुआ है 2 वीक्स, तो ठीक है, ट्वाइस ऑफ कंजम्पशन पर वीक करेंगे हम। तो जब ट्वाइस ऑफ कंजम्पशन पर वीक करेंगे आप तो कितना होगा, ये 52 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा 52 52 52 2000 4000 आ जाएगा। पहले तो ये आया सबका, ठीक है। अगर हमें ये पल्ले पड़ गया है तो अब मुझे बस इतना बता दो, क्योंकि ये न्यू कंपनी है, अगर ये न्यू कंपनी है तो मैंने अभी अभी 10 मिनट पहले आपको क्या बताया था कि बेटा जी नई कंपनी के केस में जब हम निकालेंगे क्रेडिटर्स की फिगर, तो हमने क्या कहा, सप्लायर पीरियड कितना दिया हुआ है 1 वीक, तो मैंने कहा 1 इंटू क्या हमें यहां पे परचेज पर वीक लिखना था, ठीक है सर। अब परचेज और कंजम्पशन न्यू कंपनी में सेम नहीं होती, रीजन बीइंग क्योंकि हमारा ओपनिंग स्टॉक न्यू कंपनी का 0 होता है ना। तो जब न्यू कंपनी का ओपनिंग स्टॉक 0 होता होगा तो क्या हम ये मान के चलेंगे कंजम्पशन का फॉर्मूला, सॉरी परचेज का फॉर्मूला कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 52 करना है बस हमें। अब कंजम्पशन तो गिवन है मुझे कितनी, 1,04,000, और क्लोजिंग कितना है जो तूने अभी अभी निकाला होगा, कितना 4,000। जल्दी बोलो फटाफट से, प्रेरणा जैन समझ आया नहीं आया, जल्दी बता बेटा, प्रेरणा को समझ आया नहीं आया, आ गया समझ, बहुत बढ़िया। कॉपी रजिस्टर में सब कुछ लिखवाया हुआ है मैंने, एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में लिखवाया हुआ है, प्लीज उसको ढंग से पढ़ो, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं जरा आगे। तो मैं मान के चल रहा हूं मेरा एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल तो खत्म ही हो गया। अगर मान लो पेपर में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछता है तो बस आपने उसको छोड़ देना डेफरल वाले पॉइंट्स को, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग एस्टिमेशन के चैप्टर से बाहर निकलते हुए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ओर, ठीक है जी। ये मेरा है नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा पहले मुझे बताओ सबने लंच कर लिया है,
लंच किया हुआ है ना सबने? ओ मनप्रीत ने नहीं करा, ओ शिट, मनप्रीत को भूख लग रही होगी फिर तो। अच्छा प्रिया सिंगल क्वेश्चन बता के आएगा। रुक मैं प्रिया सिंगल को कर देता हूं। प्रिया सिंगल एक बार दोबारा से लिख, मैं तेरे को अनलॉक करता हूं। प्रिया बोलो बेटा। सर एक लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन था, बोलो बोलो। which of the following results into increase in the working capital? ठीक है, उसके ऑप्शंस थे डिक्रीज इन करंट कैपिटल, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड टैक्स पेड। तो ये नीचे के दो तो खराब बेकार है, मतलब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। सर इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा? वर्किंग कैपिटल को मुझे क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ, रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओहो, ये तो कोई भी आंसर देगा। बच्चा कौन बताएगा? वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कब होगी बताओ? करंट एसेट्स के बढ़ने से होगी या फिर करंट लायबिलिटी के घटने से होगी? बस दो ही वजहें हैं हमारे। करंट एसेट्स भी घट रही है, करंट लायबिलिटीज भी घट रही है, दोनों ऑप्शन ये हैं। तो क्वेश्चन को काट के फेंक दो। नहीं तो एक ही पॉइंट में लिखा है क्या ये दोनों पॉइंट? नहीं नहीं सर, ए ऑप्शन है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, बी ऑप्शन है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। हाँ तो ठीक है ना, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी बोल तो रहा हूं। सर इसका आंसर डिक्रीज इन करंट एसेट्स दे रखा था। नहीं नहीं, आपने ये पूछा है ना किससे मेरी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। यस सर। हाँ तो वो किससे बढ़ेगी बताओ? करंट एसेट्स के घटने से तो ना बढ़ेगी। इस करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी। हाँ वो आंसर गलत होगा, क्वेश्चन ठीक कर लेना उसका। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या चैट करना चाह रहे हैं? दिसंबर, अच्छा डिक्रीज, ओके ओके फाइन, आंसर दे रहे थे आप लोग। ठीक है 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 ठीक है। लिखो जरा, ऊपर हेडिंग डालेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा हम क्या करेंगे आफ्टर दिस चैप्टर ना, वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स एंड तब तक जिन्होंने लंच नहीं करा वो लंच कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देन आई विल रिज्यूम एंड आई विल बी फिनिशिंग ऑफ विद द नेक्स्ट रिसीवेबल मैनेजमेंट एज वेल एज कैश मैनेजमेंट। तो आपका ये सारा खत्म हो जाएगा आज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कल की क्लास के अंदर मैंने शेड्यूल आपको दे ही दिया है, वैसे 3 दिन बैक टू बैक हम क्या करेंगे। 4th डे आपका पूरा का पूरा एफएम का जो है टेस्ट होगा। अच्छा अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज आपको मैंने कुछ नोट्स दिए थे सीएमए के, कुछ नोट्स मेरे बन गए हैं, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो जितने भी मैं सीएमए पार्ट ए के अंदर आपको नोट्स दूंगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि सीएमए पार्ट ए के अंदर क्योंकि कंप्लायंसेस मैटर बहुत ज्यादा है, उसके अंदर वो बार बार हमसे ये पूछता है कि बताओ ये एसआर पास होगा या इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, ये बोर्ड मीटिंग में होगा या जनरल मीटिंग में होगा। तो इस तरह के जो पॉइंट है ना वो लास्ट मोमेंट पे रिकॉल नहीं होंगे। कौन सा प्रोविजन कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में फॉल करता है, तो ये कारो प्रोविजन कौन कौन सी कंपनीज पे नहीं लगता है, तो ये सारी चीजें जो है ना लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई मैंने आपको एक मेरे ख्याल से 12-13 पेज का एक असाइनमेंट दिया था। आई एम वेरी श्योर आपने 4-5 बार उसको रीड करा होगा, ठीक है। नहीं करा होगा तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको रीड करो। और दूसरा इन्वेंट्री जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे उसके वो मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगा। बिल्कुल सिमिलर असाइनमेंट मैं आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी दूंगा। एसएम के अंदर कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स जो मुझे लगता है कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट है बट आप रिटेन नहीं कर पाते हैं, उनके मैं आपको कुछ समराइज करके दूंगा चीजों को। उन पॉइंट्स को आप अच्छे से रिटेन कर लीजिएगा। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम। लास्ट मोमेंट रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा वो, ठीक है बेटा। चलो अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में चलते हैं जरा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करे थे दैट वाज ऑल अबाउट कि हम लोगों को कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, व्हाट शुड बी द रीऑर्डर लेवल, व्हाट शुड बी द रीऑर्डर क्वांटिटी, व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ द स्टॉक, व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ द स्टॉक, व्हाट इज द एवरेज लेवल ऑफ द स्टॉक, इफ यू रिमेंबर। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी वर बीइंग आस्क्ड इन द चैप्टर ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आई विल आस्क यू अबाउट द रीऑर्डर लेवल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने रीऑर्डर लेवल के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, हु विल टेल मी। इसके अंदर हम लोग 2 चीजों पे डिपेंड करता था हमारा रीऑर्डर लेवल, एक मैक्सिमम कंजम्पशन
और एक मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। आई वुड लाइक अगर आप सेकंड वाला फॉर्मूला खुद बता दो तो मुझे अच्छा लगेगा, इफ यू नो द सेकंड फॉर्मूला। पहला वाला था मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, दूसरा एक फॉर्मूला और था रीऑर्डर लेवल का, अगर कोई बताना चाहे तो प्लीज बताए। चलो कोई बात नहीं, नहीं बताना चाहते बाद में बताना, ठीक है, याद करो आप तब तक, मैं तब तक आगे चल रहा हूं। रीऑर्डर क्वांटिटी को अगर आपको याद हो तो हम ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते थे, इफ यू रिमेंबर। एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का तरीका क्या होता था, पहले तो ईओक्यू होता क्या था, एक ऐसा ऑर्डर साइज जहां पर हमारी रेलेवेंट कॉस्ट मिनिमम होती है। एक बच्चे ने पूछा रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, तो रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट तो इन एनी केस आएगा ही आएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कई बार परचेजिंग कॉस्ट भी आ जाता है अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट्स का जिक्र किया गया है। सो इफ इन द क्वेश्चन डिस्काउंट्स आर गिवन टू यू, प्रिया सिंगल ने फॉर्मूला लिख दिया है, शी सिंग एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। बहुत बढ़िया बच्चे, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। सो ये आपको ध्यान रखना होगा कि वेन एवर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिया होता है, सो वी हैव टू टेक एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज पीरियड, एंड इफ सेफ्टी स्टॉक इज मिसिंग देन वी हैव टू टेक मैक्सिमम कंजम्पशन एंड मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। बहुत बढ़िया। अब कौन मुझे बताएगा ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट और कई केसेस में परचेजिंग कॉस्ट जहां पर क्या दिया होता था, डिस्काउंट्स दिए होते थे। अगर डिस्काउंट्स मिसिंग है तो रेलेवेंट कॉस्ट सिर्फ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग होगी, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है तो ऑल थ्री कॉस्ट आर रेलेवेंट। कौन सी थ्री, ऑर्डरिंग, होल्डिंग एज वेल एज परचेसिंग। ठीक है सर, तो अब अगर आपको याद हो तो जिस लेवल पे हमारी ये रेलेवेंट कॉस्ट मिनिमाइज्ड हो जाती है, क्या उसी को हम अपना रीऑर्डर क्वांटिटी कहते थे, बिल्कुल। और इसको निकालने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ट्वाइस ऑफ ए इंटू ओ अपॉन सी, meaning thereby A is my annual consumption. This is my annual consumption. O is my ordering cost. Ordering cost. C is my carrying cost. Carrying cost per unit per annum. Per unit per annum. This is my ordering cost. This is my carrying cost. This is my annual consumption. And again I am repeating, wherever I am using the word consumption, that means production multiplied by input output ratio. Suppose input output ratio ना दी हो, we will assume as 1:1. सर ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं, yes or no? ना जी ना। अच्छा मैंने तो आपको म्यूट करा हुआ है, आप कैसे बोल सकते हो? That's fine, that's fine. ठीक है, so let's do one question to just अंडरस्टैंड। वन स्लाइड बैक कर दो, लो जी बैक कर दी, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। चलें आगे बेटा, चलो। सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन नाउ, आपने मुझे बताना है कैसे निकलेगा। सपोज करो कंपनी का एनुअल कंजम्पशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज 1,44,000, 1,44,000 डायरेक्ट मैं आपको कंजम्पशन ही दे रहा हूं, ठीक है। और आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आई एम गिविंग यू कितना, लेट अस प्रिज्यूम 20 रुपीज, ठीक है, एंड कैरिंग कॉस्ट इज 1 rupee per unit per annum. So you are supposed to calculate EOQ number 1, and you are also supposed to calculate relevant cost at EOQ. फटाफट से कर देंगे जरा, और जल्दी जल्दी करके मुझे आंसर दे दीजिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं, फटाफट से करते हैं, दैट्स बेटर, गुड गुड गुड। हो गया, नहीं हुआ,
चलिए आंसर्स आ गए EOQ 2400 यूनिट्स। चलो चेक कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल गाइज, 2 into 1,44,000 into 20/1, so it will be simply 2400 units and relevant cost at EOQ अगर हमें निकालना हो तो ट्वाइस ऑफ A into O into C, मैंने कहा था ना सबको मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास वो आ जाएगा। मेरे ख्याल से वो भी 2400 ही आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। और दूसरा तरीका भी था इसका रेलेवेंट कॉस्ट निकालने का कि आप ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों कैलकुलेट कर लीजिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए पहले आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे इफ यू रिमेंबर। तो कोई मुझे बताएगा पूरे साल में 1,44,000 चाहिए और एक बार में हम 2400 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो दिस इज नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा इनटू 20 रुपए। और अगर मुझे कैरिंग कॉस्ट निकालनी हो, कौन बताएगा? अगर 2400 यूनिट आप मंगवा रहे हो सो वी विल प्रिज्यूम दैट ऑन एन एवरेज वी आर होल्डिंग 1200 और एक यूनिट को होल्ड करने का 1 रुपया। सर आई एम वेरी श्योर आपको याद आ रहा होगा कि कैरिंग कॉस्ट निकालते समय वी प्रिज्यूम कि जितना हम ऑर्डर साइज लेके आएंगे उसका 50% हम होल्ड करते थे, इफ यू रिमेंबर दिस, ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने 2400 यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया था, तो मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोग 1200 यूनिट उसमें से होल्ड कर लेंगे, तो वो यहां पे आ जाएगा एट द रेट ऑफ 1 रुपी आपका कैरिंग कॉस्ट होगा, तो ये 1200 हो गया। एंड सिमिलरली यहां पर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। जल्दी बोल दो फटाफट से, ओके रिपोर्ट कर दूं इसको? कर दो सर, सर कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए, हमें समझ आ गया है। और दिस इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, सिंपली ट्वाइस ऑफ AOC। 1200 क्या आ रहा है भाई? ये भी तो आएगा ना, 1200 तो मेरे ख्याल यही आया है, इसको भी तो सॉल्व करोगे तो 1200 ये भी आएगा, तो 1200 और 1200 2400 आएगा ना मेरे बच्चे। दोबारा बता दो प्लीज, क्या बता दूं भाई साहब? रेलेवेंट कॉस्ट निकालने का फॉर्मूले मैंने दोनों बताए हुए हैं। मैंने कहा या तो ऐसे कर लो, रूट में ट्वाइस ऑफ AOC, ठीक है, और या फिर आप क्या करो ऑर्डरिंग और कैरिंग अलग अलग निकाल लो। अब जब आप ऑर्डरिंग और कैरिंग अलग अलग निकालोगे तो डेफिनेटली कैसे करेंगे हम? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते थे, याद करो जरा। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या हम सबसे पहला काम करते थे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स तुम कैसे निकालते थे, एक बार उसको भी दिमाग में लेकर आओ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का तरीका क्या होता था? A अपॉन ऑर्डर साइज, फिर लिखते थे इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते थे, याद करो मैंने क्या कहा था? जितना तुम्हारा ऑर्डर साइज होगा डिवाइड बाय 2 कर देना हमेशा, इनटू पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट पर एनम। एक यूनिट को 1 साल तक कैरी करने की कॉस्ट वो आप यहां पे लिख देना। तो अब इस क्वेश्चन में तो बहुत क्लियर था, देखो कैसे। हमारा ऑर्डर साइज कितना था? 2400, तो 2400 डिवाइड बाय 2, यानी कि ऑन एन एवरेज वी विल कैरी 1200, ठीक है सर, इनटू परचेजिंग कॉस्ट पर एनम। परचेजिंग कॉस्ट ना सॉरी कैरिंग कॉस्ट पर एनम, तो कैरिंग कॉस्ट दी हुई है 1 रुपया, तो बस हो गया, 1200 आ गया मेरा। और यहां पे भी जब सॉल्व करोगे तो 1200 आ जाएगा। जल्दी बोलो फटाफट से, EOQ समझ आया हमारे को? देखो दो ही चीजें आएंगी, एक EOQ निकालो और एक EOQ के ऊपर रेलेवेंट कॉस्ट निकालो। EOQ निकालो और एक EOQ के ऊपर रेलेवेंट कॉस्ट निकालो, ठीक है? ठीक है सर। सो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप सभी को, ये ट्राई कर लो, अगर हो गया तो समझ लो आपको EOQ समझ आ गया। ये लिखो प्रेजेंट, हमारी एनुअल कंजम्पशन है 144, ठीक है जी, और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है हाँ जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है हमारी, सपोज वही ले लेते हैं 20 रुपए पर ऑर्डर, 20 रुपए पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट इस बार दी हुई है 10%, और परचेज प्राइस दिया हुआ है, प्रिज्यूम कर लो 100 रुपए, ठीक है जी। अब हम ये कह रहे हैं फाइंड EOQ, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड EOQ। फिर अगला पॉइंट वो क्या पूछ रहा है, अगर
सप्लायर जो है वो ऑफर करेगा डिस्काउंट ऑफ 2%. इफ सप्लायर इज ऑफरिंग यू अ डिस्काउंट ऑफ 2%, सपोज ऑन मिनिमम ऑर्डर साइज ऑफ 72,000, अगर आप 72,000 यूनिट्स का मिनिमम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे. क्वेश्चन है, शुड वी एक्सेप्ट दिस ऑर्डर या शुड वी एक्सेप्ट दिस डिस्काउंट? शुड वी एक्सेप्ट दिस डिस्काउंट, ये मेरा क्वेश्चन है. फटाफट से करके दिखा दो. सब कुछ हो जाएंगे. आज खत्म होगी ना, फिर एक गाना सुनाऊंगा मैं आपको, ठीक है? चलो, अब पहले मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन हमसे हो गया? ये वाला क्वेश्चन हमसे हो गया मेरे बच्चों? यस सर. आओ जरा चेक कर लेते हैं फिर आपसे क्वेश्चन कैसे करना था. ये पहले तो सिंपल ईओक्यू निकालना था हमें. ट्वाइस ऑफ ए इंटू ओ अपॉन सी. ट्वाइस ऑफ ए इज 1,44,000. ठीक है जी. एंड देन योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹20 per order. And then your carrying cost is 10% of 100 rupees. यही किया हमने 100. ठीक है, कोई बताएगा कितना आया आपका ईओक्यू? सॉल्व 75 758.9. 70. 758.9. चलो 759 ले लेते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि हमें इतना माल मंगाना चाहिए था. ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट एट ईओक्यू भी निकाल लेते हैं. तो उसका मैंने तुम्हें तरीका बताया, 2 इंटू ए इंटू ओपो इंटू सी. अगर किसी ने ये करा हो तो वो बता सकते हैं मुझे आंसर. एनीबडी? अगर आपने ऑर्डरिंग और होल्डिंग करके भी करा है तो भी आप बता दो मुझे कितना आया आपका. ऑर्डरिंग के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने थे हमें, 1,44,000 डिवाइड बाय 759 इंटू 20, और कैरिंग कॉस्ट निकालते समय 759 डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट 10 रुपए. कोई सॉल्व कर, 3794.7. कितना बेटा? 3794.7. दोनों में सेम है. नहीं, इधर ये बताया आपने मुझे. जी हाँ जी सर. 3794 4.7 और दूसरे वाले में भी सेम ही आएगा ना, क्योंकि ईओक्यू लेवल पे होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम होती है बेटा. सम टोटल बताओ कितना आया? 7,590. 90. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. यस सर. ओके, डन डन डन. सो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम ईओक्यू लेवल पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा रेलेवेंट कॉस्ट 7590 होगा. अब सप्लायर क्या कहता है कि आपको मैं 2% डिस्काउंट देने को तैयार हूं अगर आप 72,000 की क्वांटिटी ऑर्डर करते हो. तो मुझे एक बात बताओ, क्या रेलेवेंट कॉस्ट हम निकाल लेते हैं एट 72,000 यूनिट्स? कैसे निकालेंगे सर? हम परचेजिंग कॉस्ट लेंगे, ऑर्डरिंग लेंगे और कैरिंग कॉस्ट लेंगे, सिंपल. और उसके बाद तीनों का कर देंगे सम टोटल. ठीक है ना, यही करेंगे. ठीक है, वेरी गुड. अब यहां पर हमें क्या करना है, परचेजिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 1,44,000 यूनिट्स है. ध्यान से देखना सबने, एक यूनिट वैसे तो 100 रुपए की है बेटा, लेकिन क्योंकि हमें 2% का डिस्काउंट वो ऑफर करेगा, तो क्या मैं ये मान लूं कि वो हमें 98 की देगा? बोलो बेटा, बोलो जी. यस सर. तो 1,44,000 इंटू 98 कर लीजिए, कितना आएगा वो निकालो. ऑर्डरिंग कॉस्ट जब आप निकालोगे तो 1,44,000 डिवाइड बाय 72,000, तो क्या 2 ही ऑर्डर देने पड़ेंगे मुझे, इंटू एक ऑर्डर का 20 रुपए, तो ये 40 रुपए आएगा. कैरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 72,000 डिवाइड बाय 2 कर देना, ये हमारे पास एवरेज यूनिट्स जो हम कैरी करेंगे वो आ जाएगा. इनटू कैरिंग कॉस्ट करनी है. अगर आपको याद हो तो हमने क्या सीखा था, जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी होती है तो क्या हमें 10% ऑफ
पर यूनिट कॉस्ट 98 रुपीज करेंगे तो ये 9.8 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके बता दो 36,000 इंटू 9.8 कितना आया आप लोगों का? 3,52,800। आई होप सो यहां तक सबको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आपके पास वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके होते हैं, वो आप चेक कर लीजिए। पहला तरीका, परचेजिंग कॉस्ट यहां पे लिख लीजिएगा, सम टोटल कर दीजिएगा, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी अगर हम 72,000 यूनिट एट वंस ऑर्डर करते हैं तो। और अगर हम इतनी ही ऑर्डर करते हैं 759 करके, तो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी 7590। तो होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इसके साथ क्या 1,44,000 इंटू 100 कर दूंगा, क्या ये परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी? तो ये भी टोटल कॉस्ट आ जाएगी एज पर माई करंट ईओक्यू, और ये मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी इफ आई एम एक्सेप्टेड द डिस्काउंट। सो आफ्टर कंपेयरिंग दीज टू, जहां मुझे लगेगा मेरी कॉस्ट सबसे कम है, क्या उसको हम चूज कर लेंगे? आवाज चाहिए फटाफट से, लॉक कर दो इसको। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी बोलो फटाफट से, यस और नो, चैट पे लिख दिया करो, यस नो 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 नो, कोई परेशानी नहीं है। सर ये एक बार कैरिंग को दोबारा बताइए। क्या शशांक, मेरे को समझ नहीं है, तू कैरिंग कॉस्ट में क्या तू बार बार लपटा जा रहा है? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जितना तेरा ऑर्डर साइज है डिवाइड बाय 2 कर दे, इनटू तेरे को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम करनी है। जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था उसमें पर यूनिट पर एनम दिया हुआ था, लेकिन जब भी मैंने बताया था परसेंटेज में दियो तो उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट कॉस्ट के साथ, तो क्या वो पर यूनिट पर एनम हो जाती है? तो अब मुझे बता, इन केस अगर तू डिस्काउंट एक्सेप्ट कर रहा है तो तेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 98। तो 98 का 10% का 9.8 हो जाएगा। बस हो गया। तो 9.8 ये ले ले और यहां से तेरे को एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगी, मल्टीप्लाई कर दे, ये फिगर आ गई तेरी। तूने करा नहीं ना क्वेश्चन, इसका मतलब ये यहीं पे अटक गया था। चलो, तो मेरे ख्याल से हमारा ये वाला इशू जो है पूरा समझ आ गया हमें कि ईओक्यू कैसे निकाला जाता है। जब भी हमारे को इन टर्म्स ऑफ अगर परसेंटेज में दिया हो या पूरा दिया हो, इन एनी केस वी कैन इजीली कैलकुलेट दी ईओक्यू एज वेल एज रेलेवेंट कॉस्ट एट ईओक्यू, एंड देन डिस्काउंट के केस में टोटल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट के साथ कंपेयर कर लेना, जहां कम आएगी क्या वो मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर साइज बन जाएगा। चलिए, अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, जरा उसको सॉल्व करके दीजिएगा। लिखो जरा सारे। अगर मैं कहूं कि मेरा एनुअल कंजम्पशन जो है ना वो तो है 1,44,000, ठीक है जी, और मैंने ईओक्यू निकाल लिया है, वो आया है 12,000। तो मेरा क्वेश्चन है, आपने निकाल के देना है, एक तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल के दो कितने प्लेस करने पड़ेंगे, और एक आपने निकाल के देना टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स। ये दो आपने क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके देने हैं। मैं आपको एनुअल कंजम्पशन भी दे रहा हूं और मैं आपको ईओक्यू भी दे रहा हूं। आपको मुझे निकाल के देना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स और टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स। फटाफट से करके दिखाइए। कौन बताएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन ईओक्यू। 1,44,000 डिवाइड बाय 12,000, तो ये आ जाएगा 12 ऑर्डर्स। अब आप मुझे बता दो कि अगर आप एक साल में 12 ऑर्डर दे रहे हो और अगर मुझे टाइम निकालना है बिटवीन 2 ऑर्डर, वो भी अगर इन मंथ निकालना हो, तो आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था? कोई बताएगा? नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हम एक बार में एक महीने में एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, सो मीनिंग देयर बाय टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर विल बी 1 मंथ। लॉक करें इसको। जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे फटाफट से। वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आपको याद हो तो इसके अंदर मैंने आपको एक मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल निकालना सिखाया था और एक एवरेज लेवल निकालना सिखाया था। कौन बताएगा? मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस, कोई बताएगा मैक्सिमम के लिए क्या माइनस होता था? मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। और अगर हमें मिनिमम निकालना है तो रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर देना मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। सॉरी, कौन बताएगा? मैक्सिमम वैसे तो होना चाहिए,
हाँ हाँ हाँ, वही 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 मैं बोलने वाला था कि अगर हम मैक्सिमम यूज करेंगे तो एवरी टाइम आंसर 0 आ जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते थे, एवरेज कंजम्पशन। इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। और एवरेज को निकालने के दो फॉर्मूले थे, एक मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, और एक और होता था, कौन बताएगा, मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। कुछ ऐसा याद आ रहा है हमें? नहीं याद आया तो आप ये फटाफट से फॉर्मूले लिखो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। नोट कर लिया बेटा? अब लिखो जरा फटाफट से। कहते हैं सपोज करो डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है 2 to 4 वीक्स, ठीक है जी। हमें कंजम्पशन दी हुई है 300 से 600 यूनिट्स पर वीक, ठीक है जी। रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है 2000 यूनिट्स। पता लगाओ मैक्सिमम ऑर्डर लेवल, मिनिमम ऑर्डर लेवल, एवरेज ऑर्डर लेवल, फटाफट से। कितना आ रहा है? 3800। क्या फॉर्मूला है मेरे पास? पहले तो रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा, चाहे वो पूछे या ना पूछे। क्या रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड 2400 आएगा? ठीक है। और मैक्सिमम लेवल कैसे निकलता था? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस क्या, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड, यही ठीक है ना। हु विल टेल मी रीऑर्डर लेवल कितना बेटा? 2400। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 2000। मिनिमम कंजम्पशन 300, मिनिमम डिलीवरी पीरियड 2। आई होप सो सबने यही किया। वेरी गुड। मिनिमम निकालने के लिए क्या बताएंगे? रीऑर्डर लेवल में से माइनस करेंगे हम एवरेज। यहां पे एवरेज डिलीवरी पीरियड कितना होगा? 3। एवरेज कंजम्पशन कितनी होगी बेटा? 450। और रीऑर्डर लेवल ऑलरेडी निकला हुआ है 2400। 2400 माइनस 1350, 1050 आंसर। कुछ पल्ले पड़ रहा है हमारे को? ठीक है। और एवरेज निकालने के लिए आप मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 कर देना। बोलो मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, सबने आंसर देने हैं। दोगे? मुझे बताओ जस्ट इन टाइम प्रोसेस क्या होता है? मतलब हम जस्ट इन टाइम को क्या बोलते हैं? ये क्या है? इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है ये। अच्छा, हु विल टेल मी अकॉर्डिंग टू जस्ट इन टाइम हम माल कब ऑर्डर प्लेस करते हैं? प्रोडक्शन से पहले या इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन? इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट इन टाइम के केस में जो माल आता है हमारा, क्या वो स्टोर में जाता है या डायरेक्ट प्रोडक्शन फ्लोर पे जाता है? अच्छा ये भी बता दो मुझे कि इन केस ऑफ जस्ट इन टाइम जो भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोडक्शन फ्लोर पे जा रहा है, तो क्या इससे आरएमसीपी है या आरएमसीपी हमारा रिड्यूस हो जाएगा? भाई रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी खत्म हो गया ना। क्यों? क्योंकि हम स्टॉक तो मेंटेन ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो ऑर्डर ही तब करते हैं जब हमारे को एग्जैक्टली चाहिए होता है। बोलो। अच्छा जिन कंपनीज को जस्ट इन टाइम फॉलो करती हैं, जो जस्ट इन टाइम, क्या उनके ऊपर एक थ्रेट रहता होगा? कैसा थ्रेट? थ्रेट का नाम क्या है? नहीं, ये थ्रेट का नाम क्या लिखा है मैंने? क्या नाम है थ्रेट का? आउट ऑफ स्टॉक। हाँ, तो उनके ऊपर हमेशा से एक थ्रेट रहता होगा कि मे बी वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो जब आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से क्या उनकी प्रोडक्शन में क्या दिक्कत आ सकती है? बोलो बेटा। ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनेंगे। हु विल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीसी एनालिसिस? एबीसी एनालिसिस क्या होता है? अच्छा कौन बताएगा? अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस वी डिवाइड रॉ मटेरियल इनटू हाउ मेनी पार्ट्स?
3 पार्ट में कौन मुझे बताएगा कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, तीनों में से कौन सी कैटेगरी में हम लोग उन आइटम्स को रखते हैं जिनकी क्वांटिटी सबसे कम होती है, वैल्यू सबसे ज्यादा? वेरी गुड। तो ए वाले कौन से होते हैं जिनकी क्वांटिटी सबसे कम और वैल्यू वाइज सबसे ज्यादा? नाउ हु विल टेल मी आप में से कि जो ए कैटेगरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी कम लेकिन वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उनके बारे में आपने बताना है कि ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर हमें हाई कंट्रोल रखना चाहिए या लो कंट्रोल? हाई कंट्रोल होना चाहिए। बहुत बढ़िया। नाउ कैन यू टेल मी कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी क्वांटिटी बहुत कम है, सॉरी ज्यादा है, बट वैल्यू बहुत कम? कैटेगरी सी। क्या इनके ऊपर कोई कंट्रोल की जरूरत है या देयर नो कंट्रोल एक्चुअली रिक्वायर्ड? देखिए हम ये भी बोल सकते हैं लो कंट्रोल और वी कैन राइट नो कंट्रोल। क्या जो मॉडरेट टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं कैटेगरी बी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर हाई कंट्रोल चाहिए, नो कंट्रोल चाहिए या एक मॉडरेट कंट्रोल चाहिए? वेरी गुड। मेरे ख्याल से ये हमें समझ आ गया है। लॉक कर दे इसको। नहीं समझ, इनको नहीं समझ आया, लेकिन समझ में आया है या नहीं आया है? आ गया है। बहुत बढ़िया। तो हमारी ये जो एनालिसिस थी इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, ये हमने पढ़ी थी। तो कुल मिलाकर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? लेवल्स ऑफ स्टॉक पढ़े, आपने ईओक्यू निकालना सीखा, आपने जस्ट इन टाइम पढ़ा, आपने एबीसी पढ़ा। हेलो, क्या यही सब पढ़ा था हमने? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, और जब हम ईओक्यू पढ़ रहे थे तो क्या उसमें हम लोगों ने बार बार ये तरह के क्वेश्चन करे थे कि अगर कंपनी डिस्काउंट लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती, वेदर आपको सजेस्ट करना होता था कि डिस्काउंट अगर ऑफर किया जा रहा है बाय द सप्लायर, वेदर कंपनी शुड एक्सेप्ट इट और नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे अब हम, या शुड आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन? लिखो फिर फटाफट से, स्पीड में करना है, स्पीड में करना है सबने। लिखो एनुअल कंजम्पशन है 3 लाख, ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 रुपए, ठीक है जी। कैरिंग कॉस्ट दी हुई है 10%, परचेज प्राइस है 100, ईओक्यू निकालो रेलेवेंट कॉस्ट एज वेल एज टोटल कॉस्ट, रेलेवेंट भी निकालनी है, टोटल भी निकालनी है एट ईओक्यू। फिर वो कहता है अगर सप्लायर ऑफर करता है 1% डिस्काउंट ऑन मिनिमम ऑर्डर साइज ऑफ 50,000 यूनिट्स, सजेस्ट करो डिस्काउंट लेना नहीं लेना। फटाफट से करेंगे स्पीड में। चलिए एक बार फटाफट से जरा मुझे आंसर देना सबने, ठीक है? और कैलकुलेशन मेरे पास अभी कैलकुलेटर है नहीं, तो आप मेरे को साथ साथ बताते रहिएगा, ठीक है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि नॉर्मल ईओक्यू जब मैं निकालता हूं तो आपका आंसर क्या आया है? ट्वाइस ऑफ 3 लाख इंटू 150 अपॉन 10, कोई बताएगा? वेरी गुड। तो इसका मतलब 3000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, इन जनरल हम ये सोच के चल रहे थे। और अगर मैं कहूं रेलेवेंट कॉस्ट कितनी आएगी एट ईओक्यू, रेलेवेंट का मतलब हमेशा याद रखना जब डिस्काउंट नहीं होता तो सिर्फ होल्डिंग और कैरिंग होता है ना, होल्डिंग और ऑर्डरिंग। तो होल्डिंग, ऑर्डरिंग और अगर आप परचेसिंग भी साथ में ले लोगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना? सो आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा होल्डिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें 3000 यूनिट में होल्ड कितना करूंगा मैं? 1500, और 1 यूनिट को होल्ड करने के 10 रुपए, तो ये 15,000 हो गया। ऑर्डरिंग की अगर हम बात करें 3 लाख यूनिट है, 3,000 इंटू 150, तो ये भी 15,000 आएगा। परचेजिंग की अगर हम बात करें तो 3 लाख यूनिट है, 100 रुपए के हिसाब से क्या 3 करोड़ रुपए की होंगी? 300 लाख रुपीस। तो कौन बताएगा बेटा? 30,000। हाँ, तो 3 करोड़ 30,000 रुपए, क्या ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट आ रही है करंटली जब मैं इतना माल प्लेस करने के लिए तैयार था? जैसे ही मैं सप्लायर के पास गया, ही सेड आप मेरे को 50,000 का मिनिमम ऑर्डर साइज कर दो, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा 1%। हु विल टेल मी? अब मुझे दोबारा से कॉस्ट निकालना पड़ेगा
अगर मेरा ऑर्डर साइज जो है वो घटकर कितना हो जाता है बेटा, ना बढ़ा के 50,000 यूनिट हो जाए तो, ना कैन यू टेल मी 50,000 यूनिट ऑर्डर साइज पे अगर मैं काम करता हूं तो कौन बताएगा, फटाफट से बता दो। 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट, तो होल्डिंग, कैरिंग, ना होल्डिंग, ऑर्डरिंग एंड देन परचेजिंग। बेटा होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या 25,000 यूनिट होल्ड करूंगा मैं, और 10% ऑफ। सुशांत 100 रुपए का 10% करेगा या 99 रुपीज का? 99 वेरी गुड। ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें, 3 लाख क्वांटिटी या 25-25 करके मंगाओगे, इनटू में 150 रुपए करोगे तो क्या ऑर्डरिंग आ जाएगी? और 3 लाख यूनिट अब मिलेंगी। में तो 50,000 आएगा ना। अच्छा वो 50 है, सॉरी मेरे को लगा 25 है। 6 ऑर्डर आ गए, 900 आ गए ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, 900 यहां आ गया, और 3 लाख इंटू 99 करो जरा, कितना आ रहा है? 297 लाख 297 लाख रुपीस। और यहाँ पे कितना आया? सर 2,27,500। तो अब मुझे बस इतना बता दो, इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो सम है, क्या वो पुराने वाले से कम है? यस सर, कम है। तो मैं क्या डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लूं बेटा? बहुत बढ़िया। सो लिख लीजिए डिस्काउंट टू बी एक्सेप्टेड। यस प्लीज। बोल नहीं रहे बेटा। चलो जी, चलो जी। सो मेरे ख्याल से इन्वेंट्री मैनेजमेंट के आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अब जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं ना, इसके क्वेश्चन ट्राई करो, और कोई डाउट्स होंगे तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? चलो ऊपर हेडिंग डालो, रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट। आप देख रहे हो 2-2.25 घंटे में पूरी यूनिट रिवाइज होती है। पता नहीं तुम कौन सा डर तुम्हारे अंदर डर बैठे हुए हैं। मैं तुम्हारे को सिर्फ इतना बोला कि मेरा रजिस्टर भी अगर तुमने पढ़ लिया ना पन्ने पलट के, तो तुम्हारा एक एक चीज दोबारा रिवाइज हो जाएगी। तुमसे रजिस्टर नहीं पढ़े जा रहे, बल्कि अब तक होना यह चाहिए था कि इतना समय हमारे को मिला, वो रजिस्टर हमने वैसे ही पढ़ लिया होना चाहिए था 6-7 बार, और ये चीजें अपने आप आपके टिप्स पे होती। पता नहीं घर में बैठ के तुम लोग कर क्या रहे हो, सारा दिन टीवी देखते हो, क्या करते हो। चलो रिसीवेबल मैनेजमेंट अगर आपको याद हो तो इसके अंदर हम लोगों ने डेटर्स को मैनेज करना सीखा था। अगर आपको याद हो तो इसके अंदर एक तो मैंने आपको क्रेडिट पॉलिसी सिखाई थी, एक मैंने आपको डिस्काउंटिंग पॉलिसी सिखाई थी, और एक हमने फैक्टरिंग पढ़ा था। कुछ याद आ रहा है हमें? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट क्रेडिट पॉलिसी। ना कौन मुझे बताएगा कि हमें कब तक क्रेडिट देना चाहिए, जल्दी बताओ। देखिए हमेशा याद रखना कि जब भी हम डेटर्स को क्रेडिट देते हैं उसमें बेनिफिट्स भी होते हैं और उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि अगर आप उधार दे रहे हो तो डेफिनेटली आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आपको बैड डेट के चांसेस बढ़ जाएंगे, और पैसा ब्लॉक होने से आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा। बेनिफिट ये है कि सेल बढ़ जाती है, ठीक है ना, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली क्रेडिट देने से, क्रेडिट को एक्सटेंड करने से फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। बस इतना मुझे बता दो, कब तक मुझे क्रेडिट एक्सटेंड करना चाहिए? जब तक बेनिफिट बिकॉज ऑफ दैट क्रेडिट पॉलिसी इज मोर देन जो भी लॉसेस हो रहे होंगे ड्यू टू दैट। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा जाता है तो क्या हम लोग बेनिफिट्स और कॉस्ट, यहां पे आप लॉसेस ना लिख के कॉस्ट लिख सकते हो, क्या हम लोग बेनिफिट्स और कॉस्ट को आपस में कंपेयर कर लेते हैं? और अगर बेनिफिट्स आर मोर देन कॉस्ट तो क्या हम डेफिनेटली वहां पर बोल देते हैं कि वो क्रेडिट पीरियड ऑप्टिमम होगा? यस प्लीज। यस सर। ठीक है, तो अब एक छोटे से क्वेश्चन से ही हम अपने क्रेडिट पॉलिसी पीरियड को खत्म कर सकते हैं। लिखो जरा, लिखो जरा। क्रेडिट पीरियड फिलहाल 1 मंथ है, सेल दी हुई है हमारे को 24 लाख रुपए की, सेल दी हुई है 24 लाख रुपए की, ऐसे लिख लेना। कॉस्ट रेशो है हमारी 80% टू सेल्स, %80 टू सेल्स।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 12% पर एनम और बैड डेट है 1% ऑफ दी सेल्स। ठीक है जी। कंपनी का एक प्रपोजल है कि कंपनी क्रेडिट पीरियड को बढ़ाकर 2 मंथ्स करना चाह रही है। इसमें बेनिफिट ये होगा, सेल बढ़कर 30 लाख हो जाएगी, रेस्ट सेम रहेगा। आपको यह बताना है कि ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी क्या है। क्या प्रेजेंट हमारी ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी है या प्रपोज्ड? अब एक बार जरा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जरा मेरे साथ चेक करेंगे जरा। सबसे पहले तो हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, आपने यहां पे प्रेजेंट लिखना है, यहां पे प्रपोज लिखना है। ठीक है, हम लोग यहां पे लिख रहे थे सेल माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन माइनस एफसी, ये प्रॉफिट आया था, माइनस करते थे बैड डेट्स और माइनस करते थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां हम लिखते थे नेट प्रॉफिट, जहां हायर होगा वो बेटर होगा। ठीक है ना, सिंपल। प्रेजेंटली अगर कोई पूछता है मेरी सेल कितनी है, तो दैट इज 24 लाख, प्रपोज्ड में 30 लाख। ठीक है सर। इफ यू आस्क मी अबाउट माई कॉस्ट रेशियो, दिस इज 80%। द गुड थिंग इज whenever cost ratio is given to you, that means no need to bifurcate between VC and FC. Simply take 80%. तो who will tell me now 80% दोनों का निकालना है आपने। इसका 80% बताओ बेटा कितना आएगा, 19 लाख 20,000 if I am not wrong, और इसका 80% निकालोगे तो ये आएगा 24 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 480 और यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख। FC वाला कोई मैटर है नहीं इस क्वेश्चन में, तो 480 एंड 6 लाख रुपीज। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट बैड डेट्स, तो इट इज सिंपली गिवन 1% ऑफ द सेल्स। सो हियर इट वाज 24 लाख। 24 लाख का 1% इज 24,000 एंड हियर इट इज 30,000 वेरी गुड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट डेटर्स, और मैंने हमेशा कहा कि डेटर एट कॉस्ट निकाला जाता है, तो आपने कॉस्ट पिक कर लेनी है 19,20,000 रुपए एंड क्रेडिट पीरियड वाज 1 मंथ। सो 19,20,000 डिवाइड बाय 12, बता दीजिए कितना आएगा। 1.6 लाख कितना आएगा? 6 लाख। वेरी गुड, 160 ना। हाँ जी सर। ठीक है, और डेटर एट कॉस्ट यहां निकालोगे तो 24 लाख डिवाइड बाय 12 करेंगे, 2 लाख आ जाएगा, राइट। माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 12%, तो 1,60,000 का 12% निकालो, कितना आएगा? 19,000 और 2 लाख का 12% निकालो। सर 2 लाख का नहीं, 2 मंथ है ना उसमें। हाँ 2 मंथ है, 4 लाख का हुआ ना। क्या तुम पागल हो गए थोड़े से? क्या बोला ये तुमने? अच्छा ये कह रहे हो? अच्छा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे लगा शायद तुम थोड़ा सा नींद टाइप में हो। ओके फाइन, दैट्स बेटर। ये मैं कई बार जान के भी चेक करने के लिए भी करता हूँ, पता है ना। 4 लाख का 12% बताओ कितना आएगा? 48,000। वेरी गुड। तो ये लेस करके बताओ कहां पे ज्यादा आ रहा है, जल्दी बता दो यार, प्रेजेंट या प्रपोज। तो क्या ये वाला क्रेडिट पीरियड ज्यादा ऑप्टिमम है 2 मंथ्स वाला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको ये आता है, इसका मतलब आपको सब कुछ आता है, पता है। डिस्काउंटिंग पॉलिसी में एक क्वेश्चन लिखेंगे, जरा लिखो, प्रेजेंट डिस्काउंटिंग पॉलिसी 30 डेज। एक सेकेंड, सॉरी। पहले मुझे डिस्काउंटिंग पॉलिसी एक बार ही मुझे याद करा दो जरा, क्या होती थी। ठीक है, मैं कुछ लिखूंगा और आपने मुझे उसका मीनिंग बताना है। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो आपने मेरे को इसका मीनिंग बताना है। 2/10 नेट 30, इसका मीनिंग कौन बताएगा? कंपनी इज ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ कितना? 2% but in 10 इफ यू पे विद इन,
अदरवाइज यू कैन गेट अ क्रेडिट फॉर, 30 days. उसमें कोई डिस्काउंट है या नो डिस्काउंट? अच्छा, क्या इसमें सारे लोग डिस्काउंट एक्सेप्ट करेंगे, ये जरूरी है या ये जरूरी नहीं होता? ये जरूरी नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको ध्यान से देखना है। प्रेजेंटली कंपनी की डिस्काउंटिंग पॉलिसी है नेट 30 एंड वी आर हैविंग अ प्रपोजल ऑफ 2/10 नेट 30। ठीक है बेटा, कंपनी ने प्रेजेंटली सेल हो रही थी 30 लाख रुपए और वी आर प्रपोजिंग कि ऐसी डिस्काउंटिंग पॉलिसी की वजह से कंपनी की सेल 36 लाख हो जाएगी। यहां हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड आ रहा था 30 डेज ही आ रहा था और यहां पे हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड जो था वो 20 डेज हो गया था। 50% ऑफ कस्टमर्स जो थे ना, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था डिस्काउंट को। ठीक है जी, हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% है और हमारी फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए है दोनों केसेस में, और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 12% पर एनम। आपको सिंपली मुझे ये बताना है हमें प्रपोज्ड डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए या नहीं, बस। जल्दी जल्दी करेंगे जरा, एक बार जरा चेक करेंगे कैसे करना है। देखो, यहां मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट, यहां लिख रहा हूं प्रपोज। सेम वैसे ही करना है आपने। सेल, वीसी, कंट्रीब्यूशन, एफसी, प्रॉफिट्स, बैड डेट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा चीज कौन सी आ जाएगी? डिस्काउंट। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज कौन सी आ जाएगी? डिस्काउंट। ठीक है सर, अब हम कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। प्रेजेंटली मेरी सेल कितनी है जी? 30 लाख रुपए। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरी? दैट इज 60%। तो इसका 60% निकालेंगे 18 लाख रुपए। यह आ गया 12 लाख, एफसी आ गया 2 लाख, यहां आ गया 10 लाख, यहां मेरी 36 लाख और मेरी वीसी कितनी है? अगेन 60%। इसका 60% कैलकुलेट करो कितना आएगा? 21,60,000. हाँ, 21,60,000. 21,60,000. ठीक है। डिफरेंस कितना आया? 14,40,000. ठीक है, अब एफसी तो 2 लाख ही है, तो क्या ये 12,40? मेरे ख्याल से यहां तक तो सब पहुंच गए होंगे। बैड डेट है नहीं, इसको इग्नोर कर दिया। बस यहां बता दो, इधर डिस्काउंट था नहीं, इधर था। कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया? आधे लोगों ने, यानी कि 18 लाख की सेल पे डिस्काउंट देना पड़ा। कितना? 2% का डिस्काउंट देना पड़ गया। बताओ कितना आएगा यहाँ पे? 36,000. वेरी गुड। बस अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, वो आपके खून में ही डली हुई है। बताओ कैसे निकालेंगे? क्या हमें डेटर्स एट कॉस्ट लेने हैं पहले? 18 + 2 20, 18 2 20। तो आप मुझे बताओ 20 लाख क्या हो रहा है ये? एक सेकेंड। हाँ जी, 20 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू कितने पीरियड का हम प्रेजेंट क्रेडिट दे रहे थे बेटा? 30 days. 1 मंथ हो गया ना? ठीक है, तो 30 डेज 1 मंथ एक ही बात है। ये आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। करंट डेटर्स जितने भी आए हैं, क्या उसका 12% भी कर लो आप, तो मेरे ख्याल से 20,000 आएगा, वही 20,000. यस सर. हाँ जी. है ना? 20,000 आएगा। ठीक है, और अगर मैं प्रपोज में जाके निकालता हूं तो कौन बताएगा? 36 लाख इंटू 20 डिवाइड बाय 360 कर लेना इसको, ठीक है, राउंड अप हो जाएगा, इंटू 12%। चेक करना बच्चे कितना है। 157,33.3. कितना है? 157.33.3. चलो 15733। आई होप से इसको आप कैलकुलेट कर लोगे अब।
बताओ नेट प्रॉफिट ज्यादा कहां पे आया, करंट डिस्काउंटिंग पॉलिसी या प्रपोज डिस्काउंटिंग पॉलिसी में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया फिनिश। क्या यहां तक डन हो गया बेटा? यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 लाख क्यों लिया किधर बेटा? यहाँ पे? तो प्रपोज वाले में अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं। ओह, ये किसी कोई बोलता ही नहीं है यार। 23,60,000। हाँ, तो ये कैलकुलेशन 2360 से आई है। हाँ जी यही आ रहा है। बहुत शानदार बच्चे हैं, बहुत शानदार बच्चे हैं सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ नहीं आया, एक बार समझाना भी। मेरे बच्चे। 20 लाख रुपए की कॉस्ट तेरी फंसी हुई है 1 महीने के लिए। 1 महीने का उधार दे रहा है ना तू प्रेजेंट में। 20 लाख कैसे? ये वीसी और एफसी डेटर एट कॉस्ट निकाल रहा हूं ना मैं। हाँ ठीक है। हाँ, तो जितना भी डेटर एट कॉस्ट आएगा वो मेरा ब्लॉक्ड मनी हो गया इंटू 12%। ठीक है। तो वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना मेरा। जो मतलब हमने कॉस्ट लगाई है वो लेना है। जो हाँ, जितनी हमारी कॉस्ट ब्लॉक्ड हुई है बिकॉज ऑफ डेटर्स। जल्दी बोलो फटाफट से। यस सर। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा फिनिश। बोलो मेरे बच्चों। चलो, यस सर। वेरी गुड। अब लिखो जरा नेक्स्ट, फैक्टरिंग लिखो जरा। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, पहले फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है? आप मुझे बताओ, फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है, राइट? जिसके अंदर एक फैक्टर जो होता है वो अपने क्लाइंट को, डेटर्स को मैनेज करने की अलग अलग तरह की सर्विसेज ऑफर करता है, ठीक है ना? अब इसके अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, अगर आपको याद हो तो। इसमें रिकर्स, नॉन रिकर्स फैक्टरिंग, डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग, अनडिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग, कुछ याद आ रहा है? ऐसा हमने पढ़ा था। यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ, हमारा ये जो टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना क्या था कि अगर कोई कंपनी आपसे ये जानना चाहती है कि बताओ कि वेदर उन्हें फैक्टर अपॉइंट करना चाहिए या नहीं, तो आपको कैसे चेक करना होगा। तो मैंने इसमें भी यही कहा था कि फैक्टर से रिलेटेड बेनिफिट और फैक्टर से रिलेटेड कॉस्ट, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो। अगर बेनिफिट्स आर मोर देन कॉस्ट, देन डेफिनेटली फैक्टर शुड बी अपॉइंटेड, उसकी सर्विसेज लेनी चाहिए। और अगर हमें लगता है कि नहीं, बेनिफिट्स जो है वो कम है, कॉस्ट ज्यादा है, तो हमें फैक्टर को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। कुछ याद आ रहा है ऐसा? बोलो बेटा। ठीक है, तो अब जब मैं बात करता हूं बेनिफिट्स और कॉस्ट की, तो बेनिफिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो आपको याद होगा इसके अंदर हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था सेविंग्स, ठीक है, फैक्टर के आने की वजह से बचत क्या होगी, और दूसरी तरफ हमने निकाला था कॉस्ट। सेविंग को ही हम लोग यहां पे बात करते थे अबाउट बेनिफिट्स, इसी को हम बेनिफिट्स बोलते थे, और यहां हम लिखते थे कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो एक कमीशन होती थी बेटा, लेकिन याद करो एक कॉन्सेप्ट होता था एडवांस फैक्टरिंग। एडवांस फैक्टरिंग में अगर आपको याद हो तो फैक्टर क्या करता था, आपको कुछ एडवांसेस पे कर देता था अगेंस्ट द रिसीवेबल्स, तो वहां पर आप उसको कुछ इंटरेस्ट भी पे करते थे। कुछ याद आ रहा है ऐसा हमें? यस सर। हाँ, और बेनिफिट्स की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास जो भी सेविंग्स ऑफ बैड डेट्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन खर्चों में सेविंग्स, ठीक है ना, ये सब आएगा। और यहां पे सेविंग में हम ये भी लिखते थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स जो आपको मिले थे फ्रॉम दी फैक्टर इन एडवांस। फिर दोनों को हम कंपेयर करते थे, और जहां हमें लगता था हमारा आंसर, यानी कि अगर कॉस्ट कम है, सेविंग्स ज्यादा है, तो फैक्टर अपॉइंट कर लो, अदरवाइज फैक्टर को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा ही पढ़ाया था मैंने, यस सर। ठीक है? तो अब हम काम करते हैं, फैक्टरिंग पे एक छोटा सा क्वेश्चन पिक करते हैं, ठीक है? जैसे ही वो क्वेश्चन हो जाएगा मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है जी? ये क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लीजिए जरा, फैक्टरिंग के ऊपर पहले आपने ट्राई करना है। ये क्रेडिट सेल्स दी हुई है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, बैड डेट दिया हुआ है, एडमिन कॉस्ट दी हुई है, ठीक है? फिर उसने लिखा हुआ है फैक्टर ने ऑफर करा है टू बाय फर्म्स रिसीवेबल
and will charge 1% commission and will pay 15% advance. Now, will pay 85% of receivable as advances. एक सेकेंड यार, 90% लिख लेना, ठीक है जी, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ठीक है, आपको सजेस्ट करना है फैक्टर सर्विसेज टू बी टेकन और नॉट। करोगे अपने आप? चलिए एक बार जरा मेरे साथ चेक करना सबने, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको जिस तरह से पढ़ाया था, यहां पे आपने लिखनी है सेविंग्स, यहां पे आपने लिखनी है कॉस्ट। सेविंग्स की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, सीधा सीधा एडमिन कॉस्ट सेव हो जाती है 1,40,000 की पर एनम, और बैड डेट भी सेव हो जाते हैं। हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि फैक्टर के आने के बाद बैड डेट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसकी हो जाती है? फैक्टर की। तो हम मान के चलते हैं जितने भी हमारे बैड डेट्स होते थे ना, 2% थे ना, तो अगर कुछ भी ना लिखा हो तो 2% ऑफ सेल्स ही बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो 360 लाख का 2% कौन बताएगा? 7,20,000। वेरी गुड। तो ये हमारी सेविंग हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर अभी मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ली नहीं है, उसके पहले ही मेरे पास टोटल सेविंग 8,60,000 पूरे साल में आ रही है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं हमारी कॉस्ट कितनी है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि हमें टोटल कितने रिसीवेबल की जिम्मेवारी दी है उस फैक्टर को। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हो कि डेटर्स निकालते समय हम लोगों को देखना पड़ेगा हमारा क्रेडिट पीरियड कितना था? तो कितना था? 30 डेज का। तो कौन बताएगा? 360 लाख इंटू 30/360 ले लेते हैं, तो क्या 30 लाख के डेटर आ गए बेटा? आप मुझे बताओ वो कमीशन कितनी मांग रहा है? 1% ऑफ 30 लाख रुपीस, यानी कि 30,000 रुपए। आपको याद होगा मैंने एक बात बताई थी, ये अज्यूम कर लेते हैं कि कमीशन जो है वो अपफ्रंट काटी जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अमाउंट जो पेबल होगा एज एडवांस वो कितना होगा, ये बस आपने बताना है। देखो टोटल डेटर थे 30 लाख के, हम उसका 10% रिटेन कर रहे थे, इसका मतलब ये हो गया कि हमें आपको 27 लाख देना था, 30,000 हम अपनी कमीशन एडवांस में काट रहे हैं। तो क्या 26,70,000 बेसिकली एक अमाउंट है जो मुझे आपको देना है, और उसके ऊपर मैं आपसे कितना ब्याज चार्ज करूंगा? 15% का। और 15% जो मैं चार्ज करूंगा, बिकॉज आई एम अपॉइंटेड फॉर 30 डेज, तो क्या मैं 30 दिन के लिए चार्ज करूंगा, इंटू 30/360 कर देना। तो आप मुझे बता दो अमाउंट कितना आएगा? 26,70,000 इंटू 15% इंटू 30/360। एनीबडी? निकाला किसी ने? ओए नलायको, $26,70,000 इंटू 15%। 33375। वेरी गुड, 33375। आप में से कोई मुझे बताएगा ये 63375 जो आया है, ये हमारी एनुअल कॉस्ट आई है या 30 डेज की? फैक्टर को अपॉइंट आपने कितने दिनों के लिए किया हुआ है? वेरी गुड। तो डिवाइड बाय 30 इंटू 360 कर दोगे तो क्या ये एनुअल कॉस्ट आ जाएगी? $63375 डिवाइड बाय 30 इंटू 360 है बेटा? 7,65,000। हाँ, तो अब बस मुझे इतना बता दो यार, क्या बिना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड करे क्या बेनिफिट्स ज्यादा आ रहे हैं? अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पे लिख दूंगा तो क्या ये और ज्यादा ही तो होगा? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेविंग्स आर मोर देन कॉस्ट? कैन वी से दैट फैक्टर सर्विसेज शुड बी टेकन? बस हो गया काम, फिनिश।
हाँ जी, फैक्टरिंग पहले पढ़ा बेटा? सर ये 63375 नहीं आ रहा, 33375 आ रहा है। अरे लल्ला, 30,000 की कमीशन भी तो जोड़ेगा। 33375 तो खाली ब्याज आई है ना, तो उसमें कमीशन नहीं जोड़ेगा। सर ये जो कमीशन वाला पॉइंट है, अगर इसमें क्लियरली लिखा होगा कि कमीशन अपफ्रंट काटी है तब? नहीं लिखा होगा तो भी अज्यूम यही करना है आपने। ओके लॉक कर दे इसको। यस सर। चलो जी। सर ये डाउट पूछना है हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर। जब ये 26,70,000 को 15% करा और 30/360 करा, सर ये तो वैसे भी पर मंथ ही आ रहे हैं ना, ये डेटर्स तो हमारे हर मंथ ही शो कर रही है 30 लाख रुपए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये जो हमने 30/360 करा ना, वो इस रेट के लिए करा हमने। ओके। ये रेट जो था ये पर एनम था ना। देखो डेटर मंथली थे, ये मंथली था, लेकिन ये एनुअल था, तो इसको मंथली बनाने के लिए हमने 30/360 करा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक, लॉक करें बेटा इस चैप्टर को। लो जी, हमारा एक लास्ट आखिरी चैप्टर रह गया, कैश मैनेजमेंट। पता है, सुनो मेरी बात। अब ऊपर हेडिंग डालनी है कैश मैनेजमेंट की। आपको याद होगा कि कैश मैनेजमेंट के अंदर ना हमने दो ही चीजें सीखनी थी बच्चे। कैश मैनेजमेंट के अंदर एक तो हमने पढ़ना सीखना था कैश बजट कैसे बनाते हैं, और ये कैश बजट ना मैंने आपको बजटरी कंट्रोल में भी सिखाया था। ठीक है जी। और एक अगर आपको याद हो तो इसके अंदर हम लोगों ने बाउमल्स मॉडल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि ऑप्टिमम कैश कितना हमें होल्ड करना चाहिए, हाउ वी नीड टू कैलकुलेट दैट। ठीक है ना, बाउमल्स मॉडल। तो इसमें हम लोग एक तरह से ऑप्टिमम साइज ऑफ सिक्योरिटी निकालना सिखाते थे आपको कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम साइज ऑफ सिक्योरिटी। तो वो हम लोग निकालना सीखते थे इन द चैप्टर ऑफ कैश मैनेजमेंट। कुछ ऐसा याद आ रहा है हमें? ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल में ना अगर आपको याद हो ना, तो दो ही चीजें सबसे मुश्किल होती थी। एक होता था हाउ टू कैलकुलेट कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और एक होता था हम लोगों को कैलकुलेट करना कि वेजेस और ओवरहेड्स हमने कितने पे करे। जिसको ये निकालना आता था, आपको याद होगा कैश मैनेजमेंट में इसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो आई एम गिविंग यू अ सिचुएशन फर्स्ट, आप कैलकुलेट करो, फिर मैं जब कराऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि हमने कैसे पढ़ा था। ठीक है ना, लिखिए जरा सारे। कंपनी की एक क्रेडिट पॉलिसी है, 10% ऑफ सेल्स इन कैश, बैलेंस इन 2 months, in a ratio of 4:5, और आपको सेल दिया हुआ है नवंबर का 2 लाख, दिसंबर का 5 लाख, जनवरी का 8 लाख। आपको बताना है फाइंड टोटल कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अपने आप करना है बच्चे आपने ये। बच्चों का आंसर आया 3,80,000, राइट। तो लेट्स क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, जब हम इसको लिखते थे कैसे लिखते थे? लेट सेल बी 100 रुपीज, 10% ऑफ द सेल्स इन कैश, रिमेनिंग 90% हो जाएगा। दैट इज इन द रेशियो ऑफ 40:50, 4:5 यानी कि 40:50, 10, 40:50 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको याद होगा अगर हमें इन द मंथ ऑफ जनवरी निकालना था तो आई टोल्ड यू इसको हम लोग जनवरी, दिसंबर और नवंबर ऐसे लिखते थे हम लोग। बोलो मेरे प्यारे बच्चों। तो नाउ हु विल टेल मी इसको पढ़ते कैसे थे? इन द मंथ ऑफ जनवरी वी विल गेट 10% ऑफ जनवरी,
In the month of January, we will get 40% of December. In the month of January, we will get 50% of November. So can you tell me January कितने गया? January कितने गया? 8 लाख. 8 लाख का 10% 80,000. दिसंबर 5 लाख का 40% 2 लाख और 2 लाख का 50% 1 लाख. 3,80,000 रुपए. बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर. लॉक कर दे इसको. यस सर. चलो अब अगला पॉइंट लिखो जरा. lag in the wages 3/4 months. ठीक है जी. दिसंबर का वेज बिल था मेरा 4 लाख का और जनवरी का मेरा वेज बिल है 6 लाख रुपए का. आपको बताना है जनवरी में पेबल कितना होगा. कोई मुझे बताएगा जितना भी लैग होता था दैट बिलोंग्स टू करंट या प्रीवियस मंथ. Very good. So in the month of January, we will be paying 3/4 of the previous month. Now what is previous month? December. And 1/4 of the current month. Current month कौन सा है? January. कुछ पहले पढ़ रहा है हमें? So January में आप क्या दोगे? 3/4 of the previous month, 1/4 of the current month. उम्मीद करता हूं clear to everyone. So 3/4. Sorry. हाँ ठीक है. 3/4 ऑफ 4 लाख रुपीस, 1/4 ऑफ 6 लाख रुपीस. इसको सॉल्व करेंगे 1.5 लाख रुपए आएगा. इसको सॉल्व करेंगे 3 लाख आएगा. 4.5 लाख आंसर आएगा. लॉक कर दे इसको. एंड सेम वॉज विद द ओवरहेड्स ऑल्सो. बोलो मेरे बच्चे. इसके बाद अगर आपको याद हो तो आपको यह पढ़ाया गया था बाउमल्स मॉडल को. बाउमल्स मॉडल में कोई मुझे बताएगा क्या सेम एज ईओक्यू जैसे हम निकालते थे वैसे ही निकालते थे हम इसको? ऑप्टिमम साइज ऑफ सिक्योरिटी. आप में से कोई बताना चाहेगा ऑप्टिमम साइज ऑफ सिक्योरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था? ट्वाइस ऑफ, बताओ. एनुअल कंजम्पशन, एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू क्या होता था? ट्रांजैक्शन कॉस्ट. और नीचे इंटरेस्ट प्लस कॉस्ट. हाँ ठीक है. तो बस ऑर्डरिंग के बदले में हम क्या लिख लेते हैं? ट्रांजैक्शन. और सी के बदले में कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम. यानी कि 1 रुपए को 1 साल तक कैरी करने का हमारा क्या कॉस्ट आएगा उसको हम सी बोलते थे. क्या सबको याद है ये? डू आई रिक्वायर टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन या हमें समझ आता है ये वाला? बिकॉज इट वॉज सेम एज ईओक्यू तो देयर वॉज नथिंग न्यू इन दिस. बोलो बेटा. देखो अब आपने क्या करना है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे. सबने अभी के अभी आज ही इसको कोशिश करना है वर्किंग कैपिटल को वाइंड अप कर देना बेटा. ठीक है बेटा? हाँ और सुनो. हाँ और कोशिश यही करनी है सारे चैप्टर वाइंड अप करके अपने आप को फ्री करो. रिलैक्सेशन तभी मिलेगी जब आपके चैप्टर अपने आप खत्म करोगे. मेरे खत्म कराने से चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा, याद रखना. मैं तो चौथी बार पढ़ा रहा हूं आपको. आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको लगेगा कि यस आज मैंने खत्म किया इस चैप्टर को. ठीक है? चलो. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. हाँ बोलो बेटा.